अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, हमारे शो का इंतज़ार कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे होंगे। अच्छा जनाब, आज क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड की जो वाइब्स होती है ना, वो बिल्कुल अलग वाइब्स होती हैं। और स्पेशली जब ये वीकेंड फ़ौरन से ईद के बाद आ रहा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई सैटरडे और संडे, अब ये वो ईद के बाद के वीकेंड्स हैं जो कि ईद वीकेंड्स में ही शुमार होंगे। और ट्रस्ट मी, मेरी कज़न की भी कल मंगनी है और कल बहुत सारे काम हैं, आप लोगों को भी बहुत सारे काम होंगे। और डेफिनेटली आज का जो वीकेंड है, एक तो है सैटरडे, ऊपर से हैं ईद के दिन, और भाई आज बहुत सारी दावतें होंगी और आज लोग जो हैं वो बहुत सारा काम भी कर रहे होंगे, प्लान भी कर रहे होंगे चीज़ें। इसके अलावा अब जो मेन काम शुरू होंगे ना, जो लोगों का कहते हैं कि जी ठीक है जी अब ये काम करने का टाइम है, वो टाइम होगा जी मंडे। लेकिन मंडे तो बाद में आएगा, उससे पहले बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करते हैं। आज का शो है सिर्फ ख़वातीन के लिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं देख रही थी, जब हम लोग देख रहे होते हैं, न्यूज़ सर्च कर रहे होते हैं, या जो लोग न्यूज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं ईद के दिनों में भी, मेरे जैसे लोग, तो मुझे बड़ी हैरत हुई एक ख़बर को देख के, जो कि मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। और ये ख़बर कुछ इस तरह से है कि काम और घर वालों का दबाव, यानी कि ईद के दिनों में भी इस तरह के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए। ये ख़वातीन के हवाले से ख़बर है कि ईद के दिनों में बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए कि 2 दिनों में सैकड़ों ख़वातीन और लड़कियों को जो है वो दिल का आर्ज़ा लाहक हो गया। अच्छा, इन ख़वातीन का कहना ये था कि हमने पूरा रमज़ान काम किया और पूरा टाइम जो है वो हम काम करते रहे, इस वजह से जो प्रेशर है वो बिल्ट हुआ, टेंशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से जो है ये ख़वातीन जो है वो दिल की बीमारियों में मुब्तला हुई। NICVD में भी और फेडरल एरिया का जो एक हॉस्पिटल है वहाँ पर भी ये ख़वातीन लाई गई। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम ही घर वालों से जो अपने घर में जिनकी ख़वातीन हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, कि काम का प्रेशर ख़वातीन पे ज़्यादा ना डाला करें। अब ज़ाहिर है ईद थी, रमज़ान था, काम है, उस वजह से टेंशन भी होती है, डिप्रेशन भी होती है, तो लोग एंजाइनल पेन की तरफ चले जाते हैं। तो भाइयों, अपने घर में अपनी वालदा के साथ, बहनों के साथ या बीवियों के साथ हुस्न सलूक करें और ख़वातीन के साथ जो है वो काम में हाथ भी बटा लिया करें, ताकि जो ख़वातीन है वो एक्स्ट्रा प्रेशर का शिकार होकर इस तरह से हॉस्पिटल्स का रुख ना करें। तो भाई ये तो हो गया डिस्कशन उन ख़वातीन का। अब कुछ बात करते हैं हमारी बहनों के लिए, हमारी लेडीज़ के लिए जो कि हमारा शो देखती हैं। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं आना। ये शो देखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो जरा आप देखें कि ये ईद के रंग है जो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, ईद वीकेंड वाइब्स के। अब आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि हमारी जो प्यारी एक्ट्रेस हैं साहिबा, वो क्या कर रही हैं। अब आपको लेके चलते हैं कि जो हमारी लेजेंड बुशरा आपा हैं, वो क्या कर रही हैं। अच्छा जी, आपने देखा कि ये जो ईद आती है, ये खुशियाँ लाती है और गैदरिंग्स होती हैं और सारे एक्टर्स भी मिलते हैं। पहले दिन होता है कि आप फैमिली से मिलते हैं, फिर दूसरे दिन भी फैमिली के साथ होते हैं, और फिर वीकेंड्स पे आप अपने दोस्तों के साथ या फिर जो आपके दूर के रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ जो है वो आप प्लान बना रहे होते हैं। अच्छा जी, तो ये प्लान तो बनते हैं और ईद जो होती है वो स्पेशल होती है, और इससे स्पेशल ईद पे जो हमारे एक्टर्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं और लोग उनको बड़ा फॉलो करते हैं। मोमिना इकबाल को देखिए क्या पहना हुआ है इन्होंने।
तो जनाब आपने देखा कि हमारे एक्टर्स जो हैं वो कैसे कैसे रेडी हुए। अभी आगे हम आपको और भी दिखाते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज जो आपके साथ में शेयर करनी है। और काम कर कर के, रोज़े रखने के बाद, घर की फ़िक्र करने के बाद और घर की तमाम तर चीज़ें मेंटेन करने के बाद तमाम ख़वातीन जो हैं वो थक जाती हैं और चिड़चिड़ी भी हो जाती हैं। और ये जो चिड़चिड़ापन होता है ना, इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। छोटी छोटी बातें जो हैं वो बड़ी सारी बातें लगनी पड़ती हैं और जो ख़वातीन हैं वो गुस्से का शिकार हो जाती हैं। तो मर्द हो या ख़वातीन, अगर काम का स्ट्रेस है या गुस्से का शिकार है तो चिड़चिड़ापन दूर करने के लिए ये टोटका जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है जी तुलसी और शहद का कहवा। अच्छा जी, इसमें अब करना क्या है ये मैं आपको बताती हूँ कि 1 कप पानी उबालें और उसमें 5 या 4 तुलसी के पत्ते डालें। अच्छा, पानी में उबलने के बाद 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह खाली पी लें। ये टोटका ज़हनी सुकून और तवानाई फराहम करने में मददगार साबित होगा। तो भाई जितने भी लोग चिड़चिड़ेपन का शिकार हैं, जितने भी लोगों को प्रॉब्लम है, वो ये टोटका जो है वो इस्तेमाल करें। इससे उनका जो चिड़चिड़ापन है वो दूर होगा, उनको रिलैक्स फील होगा, उनको लगेगा कि वो थोड़ा पीस में हैं। और जब आप अंदर से पीस में होते हैं तो बाहर के लोगों के साथ भी फिर आप पीसफुली ट्रीट करते हैं। तो जनाब ये तो हुए आज के हमारे टोटके और बहुत सारी बातें, लेकिन अभी हमारे करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे, टॉप स्टोरीज़ पर बात करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि जी क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है। सिटी अपडेट्स आपके साथ में शेयर करेंगे। वेलकम बैक। तो जनाब हमारे करस्पॉन्डेंट अयाज भाई हमारे साथ हैं। अयाज भाई को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, वेलकम टू द शो। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुबारक। आप बताइए, आपका रमज़ान तो माशाल्लाह बड़ा सहर और अफ्तार और ट्रांसमिशन कैसी रही? आप ट्रांसमिशन बहुत अच्छी गई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत अच्छे से सारा कुछ हो गया। आपने रमजान की ट्रांसमिशन से क्या सीखा, ये बताएं। वो तो मैंने आपसे पूछना है कि आपने ये जो रमजान गुजारे, इस रमजान से आपने क्या सीखा है? मैंने तो बहुत टफ रमजान गुजारे, क्योंकि मैंने तो शो रिकॉर्डिंग थी और सारे दिन में की हमने, तो रमजान में रोजे में की। और रोजे के हवाले से तकरीबन जितने कमिश्नर कराची की जो लिस्ट थी, ज़्यादा फोकस हमारा ये था कि आवाम को रिलीफ मिल सके उन चीज़ों के ऊपर जो चीज़ें, चीनी बहुत ज़्यादा महंगी हो रही थी, आटा, उसके बाद फ्रूट, इन चीज़ों के ऊपर हमारा। लेकिन वो अयाज भाई जो रमज़ान से पहले हम शोज़ कर रहे थे और रमज़ान से पहले जो आप कह रहे थे ना कि आवाम को चाहिए कि अगर महंगाई हो जाए तो ख़रीदना छोड़ दे, नहीं छोड़ा आवाम ने? नहीं छोड़ा, लेकिन इस दफ़ा लोगों ने एक चीज़ ये अच्छी करी कि जैसे जो अगर आपको ज़रूरत डेली 2 केले या 3 केले या 4 केले आपने इस्तेमाल करने चाट में, तो लोग इसी तरीके से दर्जन जो 300 रुपए पे केला था, सबसे ज़्यादा महंगा इस वक्त इस रमज़ान जो महंगा था वो सेब और केला था। और अगर ऑरेंजेस आपने उसमें डालने वो 500-600 रुपए दर्जन पे चले गए। तो वो 2 चीज़ें ऐसी थी जिसके अंदर सबसे ज़्यादा महंगाई थी। तो लोगों ने वही, जितनी उनको डेली ज़रूरत थी, तो उससे वो क्या हुआ कि उनका भी जो बेचने वाले थे ना, उनके अंदर भी एक अजीब सा आ गया कि भाई 100 रुपए के केले दे दो। सही। ये नहीं बोला कि 2 दर्जन केले दे दो कि भाई 600 रुपए के या 1000 रुपए के। तरबूज बहुत महंगा था, 1000 रुपए का तरबूज महंगा था। एक दाना 3 से 4 किलो का वो 200 से 300 रुपए किलो चल रहा था। एक दो सारी बात है, 1 किलो का तो मिलता भी नहीं। हिसाब जिस साइज के वो आए हुए थे, तो इस हिसाब से वो महंगा हुआ। खरबूजा वगैरह महंगा कर दिया जो 100 रुपए के अंदर था। तो ये सब चीज़ें ऐसी थी जिनको इन्होंने बढ़ाया। अमरूद महंगा किया जो 100 रुपए 50 रुपए में, तो वो तमाम चीज़ें हुई महंगी। लेकिन आवाम ने जिस तरीके से इसको ट्रीट किया, वो मुझे खुशी हुई कि लोगों ने, बहुत सारे लोगों से हमने बात की तो लोग ऐसी ज़रूरत, जितनी उनको ज़रूरत थी उतनी ही चीज़ खरीद के लेके जा रहे थे। तो उससे थोड़ा सा ये हुआ, जहाँ हम टमाटर बहुत सस्ता था, दोबारा टमाटर अब जो है वो 100 रुपए पे आ गया। जहाँ हम देख रहे थे अभी थोड़े दिन पहले, रमज़ान से पहले 20 रुपए किलो तक पे वो टमाटर चला गया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चले जी, आपको ये सब्जियों के और फलों के रेट्स तो अयाज भाई बता ही रहे हैं, तो साथ साथ सिटी अपडेट्स में आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। भाई हमारी स्क्रीन पर थोड़ी देर में पॉपअप हो जाएंगे रेट्स मटन के, अंडों के, चिकन के और बीफ के, तो आप जान सकेंगे कि भाई इनके क्या रेट्स हैं। अब कुछ चलते हैं कि जाहिर सी बात है, दिन में लोगों ने दाल भी बनानी होती है, क्योंकि शाम को ईद के दिनों में खाने भी बन रहे होते हैं, दिन भर हैवी खाने चीज़ें भी चल रहे होते हैं। तो जो रेट्स हैं माश की दाल के, वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। ये इसके जो होलसेल प्राइस हैं भाई ये हैं 405 रुपये। अच्छा, इसके बाद जो है वो मूंग की दाल के जो प्राइस हैं वो हैं 310 रुपये। इसके बाद जो मसूर की दाल है उसके प्राइस हैं
250 रुपये। फिर उसके बाद जो दाल चना है उसके प्राइस हैं 340 रुपये, और उसके बाद जो काबली चना है उसके जो होलसेल प्राइस हैं वो है 310 रुपये। इसके अलावा जो मौसम का हाल है, माल का हाल है, इन तमाम चीज़ों की अपडेट्स जो हैं वो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारी स्क्रीन पर पॉपअप हो जाएंगी। अच्छा जी, और आलमी मार्केट में जो सोने की कीमतें हैं, सोना $80 एक ही दिन में सस्ता हो गया है। तो ये तो सिचुएशन थी सिटी अपडेट्स की। अच्छा अयाज भाई, अब जिस तरीके से अभी आपने रैंडम मुझसे पूछा ना कि भाई आपने रमज़ान ट्रांसमिशन की, आपने रमज़ान ट्रांसमिशन से क्या सीखा, वहीं पर अगर सिटी के हवाले से या सिटी अपडेट्स के हवाले से मैं बात करूं कि भाई हम सब ने रमज़ान में सब्र सीखा, बर्दाश्त करना सीखा, एक दूसरे को माफ़ करना सीखा, और बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें जो हमने सीखी, लेकिन हमारी जो इंतज़ामिया है और हमारे जो शहर के जो लोग हैं जो कि जिनको कहते हैं जो शहर चलाते हैं, उन्होंने वाकई कुछ नहीं सीखा, क्योंकि वही चोरियाँ, वही डकैतियाँ, और वही आप देखें कि ईद वाले दिन भी किस तरीके से लोगों के घर लुटते रहे, चोरी की वारदातें, डकैती की वारदातें, को मार दिया चीना झपटी के ऊपर। हाँ। डिफेंस टूबा मस्जिद के पास ये वाकया हुआ, जो उसको गोली मार दी। ये वाकया देखिए, दो चीज़ें नहीं रुकी इस शहर के अंदर। हाँ। एक चोरी डकैती, बल्कि बढ़ गई रमजान में ज्यादा, छीना झपटी के ऊपर जो लोगों को मार दिया जाता है, एक वो, और एक्सीडेंट से जो अमवात हैं वो अब तक नहीं रुक सकी, नहीं रुक सकी। उसमें डंपर हो, चाहे उसमें टैंकर हो, चाहे उसमें गाड़ी का एक्सीडेंट्स हो, सही, तो लोगों के अंदर अभी तक वो शऊर जो हम जगाना चाह रहे हैं, और कई अरसे से ये बात हम कह रहे हैं, ये तो वाकयात अब हाईलाइट होने शुरू किए। हम ये रोड एक्सीडेंट, बाइक्स वालों को ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मवाज कोट में एक्सीडेंट से जो कितने अभी ईद पे जो रिक्शे के साथ एक वाकया हुआ, उसपे जख्मी हुई खवातीन, जो पूरा रिक्शे की हालत देखें, जिसको वाटर टैंकर ने उसके साथ किया। सही। अफ्तार करते हुए कारसाज के ऊपर लड़के ने जो बाइक और मियाँ बीवी बच्चा और उनके तीनों को कुचल दिया। सही। तो ये वाकयात तो अब हो रहे हैं, तवातुर से ये वाकयात हो रहे हैं और हाईलाइट हो रहे हैं और सामने नजर आ रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर देखें रोड एक्सीडेंट होते हैं। कल रात भी मैं शारे फैसल पे आ रहा था, तकरीबन रात के 11 बज रहे थे, और उस वक्त तो इनका टाइम अलाउ हो चुका है डंपर या ट्रॉलर, वो मतलब हैवी ट्रैफिक का, जिस स्पीड से वो डंपर जा रहा था, मैं अपने बेगम को यही बोला, मैं कहा जरा देखें किस खौफ की अलामत है और किस स्पीड से वो शारा फैसल पे भगाता हुआ जा रहा है। अगर उसका वक्त मुकर्रर वक्त पे वो आ गया है, लेकिन कम अज़ कम स्पीड पे जो हम बार बार कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं कि इन बड़ी हैवी ट्रैफिक को एक लेन मुख्तस करें, उनको स्पीड का कंट्रोल, उनको एक 60 या 40 या 80 के अंदर गाड़ी चलाने की उनको तंबीह की जाए, लेकिन वो अब तक नहीं हो पा रहा। और फिर ये रुकते भी नहीं और मानते भी नहीं। कैमरास लगे हुए हैं ना, तो आपके सेफ सिटी के कैमरा भी एक्टिव हैं, शारा फैसल पे तो एक्टिव हो गए ना। बिल्कुल। तो कम से कम आप उनको देखने के बाद, उसके बाद अगर उस वक्त नहीं पकड़ सकते तो वो डंपर वाले को उसका नंबर आ जाएगा, रात में सुबह जाके उसको पकड़ा जा सकता है, बोला जा सकता है, तंबीह की जा सकती है। ये आहिस्ता आहिस्ता ही चीजें अगर करनी शुरू करेंगे इदारे, तो कंट्रोल में आएंगी ना। ओवर द नाइट आप खबर चला दें, किसने देखी, किसने नहीं देखी, ये बात हमारी करने वाली, कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, ये समझ नहीं आती लोगों को। इस शहर का आवे के आवा जो है ना, वही बिगड़ा हुआ है। रमजान में इससे पहले भी हम ये बातें 1000 बार कर चुके हैं, चाहे CCTV फुटेजेस हों, सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स हों, चाहे ये हो कि जी पुलिस एक्टिव हो जाए, जगह जगह पुलिस एक्टिव हो के अपना काम सर अंजाम दे, शहरी जो हैं वो एहतियात बरतें, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। लेकिन रमज़ान में वही क्राइम रेट हाई रहा, वही कोई शॉपिंग करने निकला है तो किसी का मोबाइल स्नैच हो गया, किसी का पर्स चोरी हो गया, और अंदर भी जो शॉपिंग सेंटर्स थे उनके अंदर भी कई सारे मामलात हुए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने। हाँ, लोगों के पैसे निकाल लिए, बिल्कुल। हाँ, छोटे पर्स, वो जो वो खवातीन माफिया होता है, वो जो वो भी होता रहा, जेब कतरे टाइप की जो होती है वो करती हैं, तो जाली नोट बहुत चले। हाँ, जाली नोट बहुत चले, एग्जैक्टली। हाँ, ये तो सिलसिला रुकने वाला है ही नहीं, जो हमारे यहाँ तो लोग सुधरने वाले है ही नहीं, और ये काम चलता रहेगा। चाहे रमजान में तो आप जो हम कहते हैं ना कि सीखें, डरें, खौफ नहीं, वो एज अ सीजन कमाने को इसको समझते हैं कि सीजन आ गया, पब्लिक बाहर निकली, ये सीजन कमाने का। उनके खौफ खुदा, आखिरत, जहन्नुम, दोज़ख, वो सबसे आरी हो चुके हैं, वो सब चीज़ भूल चुके हैं। और सबसे जो एक दिलचस्प बात थी, लेकिन अफसोसनाक बात भी थी, लेकिन मुझे उस बात से जो है वो ये बात याद आई कि कराची वालों ने सुनना नहीं है, कराची वालों ने समझना नहीं है। अयाज भाई, खबर थी हमारे सिटी 21 पर कि सबसे ज़्यादा जो वाक़यात रिपोर्ट हुए वो बाइकर्स के हुए, और ज़्यादातर वो ख़वातीन थी जिनका दुपट्टा जो है वो बाइकों में फंस रहा था, या हेलमेट का इशू था, या कोई और इशू था। उस टाइम मुझे अयाज भाई बड़े याद आए कि अयाज भाई ने शो पे बैठ के बाइकर्स को बाकायदा जो है वो उनसे इल्तिजा कर ली कि अल्लाह के वास्ते आप लोग जो है वो बाइक्स
जो अंडर एज लोग हैं उनको ना दिया करें। आप बाइक एहतियात से चलाया करें, धूम मचाले ना बना करें, लेकिन उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज भी अगर कोई बड़ा वाकया हो रहा है, हाँ। जो बाइक्स पे जिस तरीके से वाकयात हुए, लेकिन वो लड़के सुनने को तैयार नहीं है। हाँ। अगर जहाँ एक डंपर वाला कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो आज भी बाइक वाले लड़के जो हैं वो नहीं डरते किसी से ना, उनको पता है ये कुछ हो रहा है, वो वैसी ही अपनी बाइक चला रहे हैं। वही उनको लिटरली लेट रात को आप शारे फैसल में निकलें 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, 12 बजे लेट नाइट पे शारे फैसल पे रेस लगती है। लेट के शारे फैसल पे लड़के बाइक चला रहे हैं आज भी। मैं आपको ये ईद के दिनों में अपनी आंखों से देखा हुआ बात बता रहा हूँ, सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा, सोशल मीडिया की खबर नहीं है। ये मेरी खबर है, मैं अपनी आंखों से देख के आज भी लेट नाइट शारे फैसल पे फजर से पहले तक वहाँ पर अब कोई ऐसा माफिया मौजूद है जो शारे फैसल खाली होने पे रेस लगाता है। पहले एक लड़के का नाम चलता था, वो अब यहाँ से दुबई चला गया, मेरे नाम से नाम निकल गया, जो एक पूरा सिस्टम चला रहा था जिसके अंदर पूरा वो लियाकताबाद का लड़का था जो रहता था, और वो यहाँ रेस लगवाता था जिसपे शर्तें लगती थी। और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा घर शारे फैसल से बिल्कुल नज़दीक है, जब फजर के लिए उससे पहले आँख खुलती है हमारी, तो गाड़ियों में जो सिलेंसर निकले हुए होते हैं उनकी आवाज़ें आती हैं। तो इसका मकसद ये रात को 4 बजे शारा फैसल पे सिलेंसर निकली हुई गाड़ी भागने का, वो पटाखे मारती हुई गाड़ी चलती है। तो उसका मकसद क्या है कि वो आपस में रेस लगा रहे हैं। तो जहाँ बाइक और गाड़ी वाले मौजूद हो, यकीनन बाइक की रेस भी लग रही होगी। सही, क्योंकि उसको सिग्नल फ्री कॉरिडोर मिल गया, उनको ये पता है कि बीच में से कोई गाड़ी नहीं आएगी, लेफ्ट साइड से आनी है, और बस चलाए जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। अगर वो मेट्रो पोल से शुरू कर रहे हैं रेस लगाना, रोकने वाला तो कोई है नहीं, यू टर्न जो है वो उनको मिलेगा जाके डिग रोड स्टेशन पे। सही, तो इतना बड़ा इनको तो ट्रैक मिल गया। तो रात में आपके कैमरा लगे हुए हैं ना, सोने से बेहतर है आपके पास, चले हम कहते हैं पुलिस के पास ये नहीं कर सकते, आप एक उसी में एक डिपार्टमेंट बना दें, 4-6 लोगों का बना दें जो सुबह आके सीसीटीवी फुटेजेस देखें। कितना मुश्किल है अब किसी को बाय नंबर प्लेट किसी का निकालना, उसका डाटा निकालना कितना मुश्किल है। तो इदारों के लिए क्या मुश्किल है, इदारों के लिए, मेरे लिए आपके लिए मुश्किल आते हैं ना, इदारों के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। वही वाली बात है, अगर आप करना चाहते हैं इस शहर से कोई सेंसियर एक आदमी हो जाए ना, कोई एक आदमी स्टैंड ले ले जिसके पास पावर है, चाहे सीएम ले ले, चाहे मेयर कराची ले लें। नहीं वैसे वो दौरे तो करते हैं, सीएम हो या मेयर कराची हो, आप देखते नहीं है आए दिन खबर चल रही होती है दौरा किया है, अचानक गए हैं, अचानक जी हाँ, शारा भुट्टो तरक्याती काम प्रोजेक्ट्स और कराची का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट शारा भुट्टो। हाँ जी, चले जी, देयर इज अ वे देयर इज अ विल। मगर बात वही आ जाती है कि लोगों को काम करना चाहिए, लोग अगर सोचे तो काम कर सकते, वरना नहीं कर सकते। वेलकम बैक। तो सिटी अपडेट्स मैंने आपके साथ में शेयर की, इसके अलावा अयाज भाई एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, बात हो रही है करंट सिचुएशन के ऊपर। वहीं आपके साथ में एक न्यूज़ में शेयर करती हूँ, एंड इट्स अबाउट पाकिस्तानी हाजियों का पहला काफिला 1 मई को सऊदी अरब पहुँचेगा। पाकिस्तानी आज़मीन हज का पहला काफिला 1 मई को सऊदी अरब पहुँचेगा। सऊदी मीडिया के मुताबिक हज ऑपरेशन 30 दिन तक जारी रहेगा। 30 मई को आखिरी हज परवाज सऊदी अरब पहुंचेगी। वजारत मज़हबी उमूर का कहना है कि पाकिस्तानी आज़मीन हज की मुंतकली 5 फ़िज़ाई कंपनियों के ज़रिए होगी। वाज़ेह रहे कि इस साल 1,69,000 पाकिस्तानी हज की सादत हासिल करेंगे। अच्छा जी, तो ये तकरीबन 1,79,000 लोग हैं जो कि हज की सादत जो है वो हासिल करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जो जाते हैं हज पर और फिर उनको जो सहूलियात मैसर होती हैं उसके लिए बड़ी खुशी होती है कि लोगों का सफ़र जो है वो आसान हो जाता है। अच्छा अयाज भाई, एक और सिचुएशन जो कराची में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, बल्कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में इस हवाले से एहतजाज भी हो रहे हैं, केनाल का मसला। ये कल भी आजिज़ भाई थे तो कल भी हमने इस इशू पर बात की थी। अब जब घड़ी खुदा बख्श में बिलावल भुट्टो ने जब जलसा किया तो वहाँ पर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि भाई ये मसला हल होगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि डेडलॉक कहाँ से है, ये मैटर इनका सॉल्व हो जाएगा? क्योंकि अगर ये सॉल्व नहीं होता तो ये तो बात आगे बढ़ेगी और मामला बिगड़ेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी का बड़ा ही कोई सख्त किस्म का स्टांस है इसके ऊपर। पीपल्स पार्टी के इसके अंदर तमाम सिंध के जो रहने वाले हैं, क्योंकि डाउन स्ट्रीम पे आता है सिंध, दरिया सिंध के डाउन स्ट्रीम हो जाता है। अब सबसे ज़्यादा मुतासिर जिन इलाकों में, क्योंकि चोलिस्तान के ऊपर ये नहरें निकलनी है। अच्छा, मसला ये है कि ये कॉर्पोरेट फार्मिंग होने जा रही है चोलिस्तान में। कॉर्पोरेट फार्मिंग से मुराद ये है कि जो इन्होंने वादे किए हैं सऊदी और यूएई की कंपनीज जो वहाँ पे आके
अपनी कॉर्पोरेट फार्मिंग करना चाह रही हैं, और ये SIFC का एक जो हमारा इदारा है, उन्होंने बैठ के ये जो तमाम चीज़ें की थी, यकीनन उसके अंदर ये बात वाज़ेह हुई थी कि हमें अब जल्दी हमें पैसों की ज़रूरत है। अब हमें अगर जहाँ हम देख रहे हैं कि ट्रम्प की जहाँ पे वो अपनी तमाम चीज़ों के ऊपर वो टैक्सेस बढ़ाने की बातें कर रहा है, और कर चुका है, बातें तो नहीं हुई, अब तो इम्पोज हो चुका है 29%, जहाँ हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर उन्होंने अंदर जो उन्होंने अपनी लगा दिया है टैक्स, समझ लें एक तरीके से, जिसको इंपोर्ट ड्यूटी समझ लें। लोगों को आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश है कि वो इंपोर्ट ड्यूटी या टैक्स लगा दिया गया जिसके ऊपर जो पाकिस्तानी मसनूआत हैं। तो इसी तरीके से अब हमें पैसों की ज़रूरत है, हम IMF से हमें अपनी जान छुड़ानी है, तो बहुत जल्द अपने पास डॉलर किस तरीके से ला सकते हैं, तो उसके अंदर सबसे 5 से 6 माह या 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर ये नहरें लगने के बाद आप ये चीज़ की कॉर्पोरेट फार्मिंग हो जाएगी, क्योंकि हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं, हम चाहते हैं कि दूसरे ममालिक चाहते हैं कि वो भी जो है वो ज़राअत को बढ़ाएं, या जो फूड सिक्योरिटी का मसला है उसको हल किया जाए। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो दुनिया में खाने वाले तो बढ़ रहे हैं ना, ये तो कभी भी ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई पहनना ओढ़ना आपका कंपटीशन हो जाएगा, लेकिन सब्जियां खानी है, जो फ्रूट्स खाने हैं वो तो सब ने खाने हैं, पूरी दुनिया ने एक जैसे खाने। हमारी माशाल्लाह ज़मीन ज़रखेज़ है, हमारे पास तो सिर्फ पानी का जो मसला आ रहा है, अब उसको इस तरीके से इन्होंने वो ज़मीन को सरियाब करने के लिए वो जगह जब कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए मुख्तस करिए, तो अब आवाज़ें उठनी शुरू होगी। अब मसला ये है कि आपने सारा का साल जब 77 सालों में लोगों के अंदर इतना खौफ मुब्तला कर दिया कि जो पानी आपने अपने वादे पूरे नहीं किए, जो इंडस अकॉर्ड था 1971 का, जिसके हवाले से लोग ये सारी बातें कर रहे, उसके हवाले से पूरा सिंध को पानी नहीं मिला, तो यकीनन फिर यही आवाज़ें उठनी थी। अगर आप मुनसिफाना पानी की तकसीम चल रही होती आज, तो ये बात सामने आती नहीं, ना लोगों में ये खौफ पैदा होता। सही। अब मेरा मानना ये है कि अगर आप जो डेल्टा के रहने वाले हैं, जो डेल्टा जिसको वो इलाके, जो सिंध बदीन का वो हिस्सा जहाँ पे पानी बिल्कुल आने के बाद मीठा पानी समंदर में जाता है, वो कह रहे हैं कि वो डेल्टा जो समंदर है वो इस वक्त हमारी ज़मीन खा चुका है। समंदर तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। जो वो ज़मीन आज से 15 से 20-30 साल पहले जो ज़मीन थी, जिसके ऊपर वहाँ पे काश्त होती थी, जहाँ पे हम अपनी काश्तकारी करते थे, हम अपने जानवर पालते थे, वहाँ पे अब समंदर का पानी आ चुका है, वो ज़मीन समंदर निगल चुका है। क्यों? कि उसमें मीठा पानी नहीं आ पा रहा, जिसकी वजह से समंदर आगे समंदर, हाँ, तो कह रहे हैं आप अभी हमारा डेल्टा का मसला हल नहीं हो रहा, उसके बाद आप एक नया मसला लाके 6 कैनाल वाला मसला लाके खड़ा कर दिया सिंध का। तो सिंध की आवाम, चाहे उसमें मछेरे जो हैं, वो जो फिशरी से ताल्लुक़ रखने वाले मछेरे हैं वो परेशान हैं, साथ साथ सिंध के जो रहने वाले हैं, जो काश्तकार हैं, वो मज़ीद परेशान हैं कि उनका पानी कम हो जाएगा। सही। अब उसके बाद एक नया खौफ आ गया है कि ये जब चोलिस्तान में पानी, जो पंजाब का पानी यहाँ छोड़ा जाएगा, जो निचले डाउन स्ट्रीम पे जो पंजाब के इलाके हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉटन होती है हमारी, हमारा आम वहाँ पे होता है, उनके अंदर भी खौफ आ गया है कि क्या हमारा पानी कट डाउन हो जाएगा। सही। तो इस वक्त पानी की वैसी शॉर्टेज है, आपके पास बारिशें कम हो रही हैं, ये साल वैसे ही बहुत ख़तरनाक करार दिया जा रहा है कि इस साल जो सर्दियों में बारिश नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी, आने वाले दिनों के अंदर बारिशें कम होने की पेशेनगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। तो ये तमाम खौफ इस वक्त मौजूद है, ये तमाम बातों पे इस वक्त बात करना मौजूद है। अब बात सारी ये आ रही है कि पंजाब गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है, जिसको वफाक जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करा रहा है। बिल्कुल तो ये वफाक की अलामत जो हमारे सदर पाकिस्तान है, उनकी जो वो पीपल्स पार्टी से जरदारी ताल्लुक रखते हैं, तो बहुत सारी बातें जो है इसमें पॉलिटिकल माइलेज भी हो रही है इसके अंदर। तो अभी फिर क्या लग रहा है, मतलब क्या होने क्या जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से आवाजें उठ रही हैं, पीछे नहीं जाएगी वो जिस तरीके से, क्योंकि इसके अंदर अब वो जो अपनी उनको पॉलिटिकल माइलेज भी मिल जाएगी। पीपल्स पार्टी ने जो अपनी साख खोई हुई है, वो डाउन पंजाब जो स्पार्क आ जाएगा उसमें, क्योंकि जो कल हमने देखा वो लोग चौधरी मंजूर जो कई अरसे से एक बड़ा नाम हम सुनते थे पीपल्स पार्टी का, वो कल एकदम से नमूदार हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि ये वो छोटे से लेके बड़ा वर्कर भी इस मामले पे अब बोलना शुरू हो गया, तो स्पार्क आ गया है। अब पीपल्स पार्टी को अंदर एक हवा भर सकती है, या तो वो उसको पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इसको इंगेज करके कैश कर सकते हैं, या वाकई में ये मसले का हल निकाल सकते हैं। दोनों चीजें वो कर सकते हैं। अब उनको एक मौका अल्लाह ने दे दिया है, जिससे ये अपनी एक पॉलिटिकल माइलेज उठा सकते हैं। आपने सोशल मीडिया देखा होगा, अभी 18 अप्रैल को भी एक और जलसा करने जा रहे हैं, वो उनका वो बिल्कुल एक पार्ट प्ले होगा, उसके अंदर भी वो इस हवाले से बड़ा मैंने भी काफी लोगों से इसके ऊपर 6 कैनाल के ऊपर बात की, तो उन्होंने कहा ये क्लियर स्टांस है, अगर ये नहीं माने तो हम जो इस वक्त वफाक के साथ बैठे हुए हैं, तो हम इस इतने एक्सट्रीम पे भी चले जाएंगे कि हम इनसे अलग भी हो सकते हैं।
तो ये बात है, फिर ये तो एक पॉलिटिकल क्योस क्रिएट ये बात कल बिलावल साहब ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर होनी थी, मेरे ख्याल से नहीं हो सकी क्योंकि अभी रोक दिया गया। यहाँ सदर जरदारी भी इस वक्त इसी वजह से जो है वो जलसे के अंदर मौजूद नहीं थे, वो एक बीमारी का उनके एकदम से उनकी तबीयत ख़राब हुई और वो अस्पताल चले गए। तो अब ये तमाम चीज़ें होनी हैं। सही। अब आने वाले दिनों में इसको वफाक कैसे लेता है और इसको पंजाब गवर्नमेंट कैसे टैकल करती है और सिंध को किस तरीके से, और आवाम को खास करके डाउन स्ट्रीम पे रहने वाले जो किसान हैं, हारी हैं, क्योंकि वो उनका स्टांस ये ना कि ऑलरेडी वहाँ पर जो पानी है वो ऑलरेडी कम हो जाएगा, क्योंकि अगर ये केनाल निकालते हैं तो पहले ही इतनी पानी की किल्लत है, मजीद और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। वो लोग तो ये कह रहे हैं अगर चोलिस्तान पंजाब में है तो इसी तरीके से थर का भी इलाका मौजूद है ना आपके पास, बिल्कुल रेगिस्तानी इलाका। अगर आपको थर की जमीन चाहिए तो थर की जमीन से रियाब करा दें। सही। आपको इतना ही ये काम अगर करना है, कॉर्पोरेट फार्मिंग करनी है, तो चोलिस्तान तो थर सिंध में भी मौजूद है वैसे ही जमीन, तो सिंध में करा लें या तो इसको, ताकि इनका खौफ खत्म हो जाए। लेकिन वो होना पंजाब के अंदर है, तो अब ये मामला फिर वफाक ही इसके अंदर कुछ कर सकता है, या तो आधा पंजाब चोलिस्तान को देना, आधा थर को देना, तो शायद कहीं ये मामला तय हो जाए। वो वही इस मामले पे वो कहते हैं हमारा स्टैटिक स्टांस है, इस मामले पे हम कोई और बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मसला कैसे सॉल्व होगा। बट पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त जो सिचुएशन है वो बड़ी स्पार्कफुल सिचुएशन है और बहुत मुतारिक हो गई है पीपल्स पार्टी, वो MNAs हो, MPAs हो, इनके बड़े लीडर हो, या जो भी जिस भी पोस्ट के ऊपर पीपल्स पार्टी में लोग काम कर रहे हैं वो इस हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और अहम इशू, और ये एक ऐसा इशू है जिसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ईद हो, बकरीद हो, रमज़ान हो, सारा साल ही जो ये एजेंट माफिया होते हैं ये लोगों को भड़काने में, लोगों का ब्रेन वॉश करने में, लोगों को बाहर भेजने में लगे होते हैं। इसी हवाले से एक और खबर मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि यूरोप भिजवाने में मुलव्विस इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर समेत 3 एजेंट जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। FIA गुजरावाला जोन ने शहरियों को यूरोप भिजवाने में मुलव्विस रेड बुक के इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर समेत ये 3 एजेंट्स हैं जो कि गिरफ्तार किए गए हैं। इनका नाम है मोहम्मद इमरान, मोहम्मद तनवीर और ग़ुलाम गौस, जिनको गुजरावाला और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, जो इस्तग़ासा है उसके मुताबिक मुलजिम मोहम्मद इमरान ने शहरियों को समंदर के रास्ते स्पेन भिजवाने के लिए 72 लाख रुपए से ज़ायद वसूल किए। मुलजिम ने शहरियों को कश्ती के ज़रिए गैर कानूनी तौर पर मोरितानिया से स्पेन स्मगल करने की कोशिश की। शहरियों ने कश्ती के ज़रिए सफ़र से इनकार कर दिया और वापस पाकिस्तान आ गए, जबकि गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद तनवीर साल 2019 से इश्तहारी है। अच्छा जी, ये जो मुलजिम है इसका नाम रेड बुक के इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर्स में भी शामिल है। तो अयाज भाई, ये सिलसिला नहीं रुकता और ये सिलसिला बढ़ता जाता है, चाहे 3 एजेंट्स गिरफ्तार हों, 2 एजेंट्स गिरफ्तार हों, लेकिन लोग इनके हाथों बेवकूफ़ बनते हैं। अब पता नहीं लोग बेवकूफ़ बनते हैं या फिर यूरोप के या बाहर जाने के ख्वाब इतने सुनहरे हैं कि लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो किरदार अदा कर सकते हैं वो लोग ही अदा कर सकते हैं, जिनको कोई आके कहता है कि जी ठीक है, हम आपको इतने पैसों में समंदर के रास्ते या फलाह रास्ते से या किसी इलीगल एक्टिविटी से बाहर भेज रहे हैं। ये कैसे रिजॉल्व हो सकता है? देखिए, इसके अंदर सबसे अहम किरदार अदा करता है उन लोगों के दोस्त और रिश्तेदार जो उनको ये बताते हैं कि मैं इस वक्त यूरोप में हूँ और मेरी ज़िंदगी तो बहुत सुकून में गुजर रही है। ये बहुत अच्छी बात है। सबसे अहम मसला ये है कि आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, वो गया किस तरीके से है वो ये नहीं जानना चाहते। उसके अंदर उसके ऊपर उसके घर का प्रेशर, उसकी माँ बोलती है यार वो बराबर वाले को देखो, उनकी तो जिंदगी बदल गई, उनकी जूल बदल गई, उनके घर गाड़ी आने वाली है, उनके घर में रहन सहन देखो कैसा हो गया, उनके बच्चों के कपड़े देखो कैसा हो गया, वो तो हर माह इतने यूरो या इतने पैसे भिजवा देता है। ये बनता है स्पाइक नई जनरेशन और उन लोगों के लिए कि वो कहता है कुछ भी कर दो बस मुझे पहुंचा दो। वो कहता है अच्छा, आप जब अपनी ये जो सामने वाले एजेंट होते हैं ना, वो आपकी ग्रज जो आपके अंदर जो वो होती है ना, उसको जज करते हैं कि आप में कितनी ग्रज है। जितनी ग्रज होगी वो उतने ही ज़्यादा डिमांड करेगा। वो जब आप जाके उसके सामने बोलेंगे यार कुछ भी करो, मैं हर तरीके से जाने को तैयार हूँ, बोलेगा ये तो अपनी ज़मीन भी बेच देगा, इस तरह से वो जज आपको ऐसे आपकी जो वो आप ख्वाहिश जिस तरीके से जितनी इम्फेसाइज करके करते हैं ना, वो उस हिसाब से पैसे डिमांड करते हैं, उतने ही पैसे आपसे मांगेंगे। सही। ये यहाँ का नहीं है। ये आप किसी मार्केट में भी कोई चीज़ आप मेरा तरीका कार्य अगर मैं ये शो पीस लेने जाऊँ ना, तो मैं सबसे आखिर में नहीं, मैं उससे पहले वाली सब में अपना इंटरेस्ट दिखाऊंगा। मैं अच्छा ये भी बताओ ये कितने का, क्योंकि अगर मैं फोकस उस पर जाता हूँ तो लोग कहते हैं यार ये लेने यही आया तो इससे जितने पैसे मांग लो ये निकाल ले। तो यही वही तरीका आजमाते हैं। और लोग, सबसे अहम मसला है कि आपके
लोग समझने को तैयार नहीं है। लोग समझने को तैयार नहीं है, लोगों को अब पता नहीं मसला क्या ये कि मसला इसके क्या है। अंदर हाँ। भी हुकूमत को ये चाहिए कि या तो जैसे आप बहबूद आबादी के लोगों की एक टीम बना के गांव देहात में भेजते हैं, पोलियो की टीम बना के गांव देहात में भेजते हैं, या तो आप उन विक्टिम लोगों को इस्तेमाल करें, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि पोलियो के अंदर वो पोलियो वर्कर्स इस्तेमाल करें जो पोलियो से मुतासिर हैं, पोलियो से मुतासिर हैं, वो जो ज्यादा जो अच्छा जाके ज्यादा बताएं। वोकल करके और ज्यादा इम्पैक्ट वो फैमिली जिनके घरों में खानदान जिनके घरों में 4-4, 6-6 लाशें आई हैं पिछले साल, जो कश्ती के तवातुर से वाकयात हो रहे, तो वो वाकयात के वो फैमिलीज को आप हुकूमत को चाहिए उनको निकाले, उनके ऊपर थोड़ा सा आप खर्चा करें। उन इलाकों में जो ये मखसूस इलाके हैं, ये सबको डिफाइन है कि इन इलाके के लोग जो हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाना। आप एजेंट भी देख लें जिन इलाकों के आप नाम ले रही हैं, इन्हीं इलाकों के लोग जो हैं हाँ, वो जाना चाहते हैं। लास्ट टाइम भी जब हम बात कर रहे थे कि ये गुजरावाला या पंजाब की साइड, लोअर पंजाब की साइड का जो एरिया है वहाँ पे लोग, या अपर जो देखिए शहरी इलाके के लोग, कराची की खबर नहीं मिलेगी आपको इस तरीके से, लाहौर की नहीं मिलेगी, आपको इस्लामाबाद के लोग नहीं मिलेंगे। सही। शहरी इलाकों के लोग, हैदराबाद के लोग भी कभी नहीं सुने, जो शहरी आबादियां जिनको कहा गिना जाता है, वहाँ के लोग नहीं है। ये वो इलाके हैं जिनको शहर से दूर हैं, और वो उन शहरी लोगों को देख के या उनकी यहाँ के जब फैमिली के लोगों के यहाँ से सबसे अहम चीज़ होती है जो उनके जानने वाले बाहर होते हैं ना, वो जब उनका लाइफस्टाइल बदलते हुए देखते हैं तो फिर उनमें वो ग्रज बढ़ती है। हाँ। और फिर कुछ भी पैसे देने को भी तैयार है, वो हर तरीके से जाने को भी तैयार है और उसको कैश किया जाता है इस माफिया की। हाँ, और ये बड़ी अच्छी बात की अयाज भाई ने कि जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं या आपके रिलेटिव्स होते हैं, वो जिस तरीके से आपको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं ना कि वहाँ पर हम मौजूद हैं और हम तो बड़े खुश हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है, तो देखा करें कि वो गए हैं, उसके बाद उन्होंने कितनी स्ट्रगल की और कितने सालों बाद जो है वो उनके घर में या उनकी ज़िंदगी में आपको चेंजेस नज़र आते। तो हर किसी से इम्प्रेस नहीं होना चाहिए, हर किसी की सक्सेस स्टोरी, हर किसी की स्ट्रगल डिफरेंट होती है, और आपके पास जो है उस पर सब्र शुक्र करें, यही बेहतरीन तरीका है। वेलकम बैक। तो भाई सीनियर एंकर पर्सन अयाज भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बात हो रही है कि हमारे मुल्क में जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो ख़त्म ही नहीं होते, चाहे बाहर जाने का प्रॉब्लम हो, कराची के दीगर 10,000 मसाइल हों। अयाज भाई एक और बड़ा मसला जो कि मैं चाहूँगी कि आप इस पर थोड़ी सी बात करें। अब जो हमारी पुलिस है उसकी कारकर्दगी के हवाले से देखें ना, तो एक रिपोर्ट तो जारी कर दी जाती है कि जी पुलिस ने इतने लोगों को पकड़ा, इतनी लोगों के साथ में जो है वो ये मुलजिम करार पाए, ये सारा कुछ हुआ, कारकर्दगी रिपोर्ट्स भी आ जाती है। मगर अगर मैं बात करूं जेलों की, अगर मैं बात करूं कराची शहर के हालात की, तो आप देखें चीज़ें जूं की तूं होती हैं और बात वही आ जाती है कि जी अब इस शहर का वाली वारिस कौन है, इसको देखने वाला कौन है। रमज़ान में आपने जो है वो क्राइम देखा कि बढ़ गया, फिर उसके बाद आपने देखा अब ये भी होने लगा है कि खुलेआम सड़कों पे, अभी जिस तरह से वाक़या हुआ कि ईद के दिनों में ही एक बच्चे के सामने उसके वालिद को जो है वो कत्ल कर दिया। तो अगर ये एक्टिवली इस मामले को नहीं उठाएंगे और पुलिस एक्टिव नहीं होगी तो यही डंपर वाले वाक़यात होंगे, यही चोरी डकैतियाँ, यही सब जो है ना इंक्रीज़ होती रहेगी। इसको रोकने के लिए क्या करें? मतलब आवाम घर से निकलना छोड़ दें, आवाम करे तो क्या करें? और अगर जाके पुलिस को रिपोर्ट कराए तो आपको तो पता है कि पुलिस से कितना डरते हैं लोग। देखिए, मैं अब सबसे अहम चीज़ ये है कि आपने अपना पहले पुलिस का कानून ऐसा बनाना है। हाँ, हमारे यहाँ मसला ये है कि ये चीज़ें सुधर, लोगों में खौफ। अब जो चोर है ना, हाँ, कोई स्ट्रीट क्रिमिनल बना है, हाँ, छोटा पहला स्टेप उसका स्ट्रीट क्रिमिनल से शुरू होता है ना, हाँ, मोबाइल छीनने से शुरू करते हैं, फिर उसका जिगर बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, वो पैसे देके छूट जाते हैं यार भाई, थोड़े अरसे बाद वो पकड़ भी लें अगर उनको, थोड़े अरसे बाद पैसे देकर छूट जाते हैं। अच्छा, अब इसको ये चीज़ ख़त्म नहीं हो पा रही हमारे यहाँ। पहले हुकूमत ने या पुलिस ने या इदारों ने ऐसे किया कि ये चोरी के सबसे अहम चीज़ है कि ये चोरी का मोबाइल जाके पकड़ में क्यों नहीं आ रहा। अब यही बात, ये गाड़ी या बाइक चोरी होने के बाद हाँ, ये बाइकर्स क्यों, बाइक चोरी ख़त्म क्यों नहीं हो रही, ये गाड़ी चोरी होना ख़त्म क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं? उसकी वजह ये है कि मैं जो ये समझता हूँ बात को कि आप इस जब तक यूज़ सामान आपकी मार्केट के अंदर से मिल रहा है, यूज़ सामान कहाँ से आ रहा है? जाहिर है कहीं ना कहीं से। आज एक गाड़ी का मैं कहता हूँ कोई पार्ट लेने जाता हूँ, हाँ, जो चीज़ ओरिजिनल उसकी कीमत 25,000 रुपये है जी, और मैं मार्केट में वो बोलते हैं यार किसी जो है वो शेरशाह से ले लो, ठीक, या किसी आराम बाग से ले आओ या प्लाजा से ले आओ, तो वहाँ ये सामान आ कहाँ से रहा है भाई? यूज़ सामान कहाँ से आया? यूज़ सामान सोचने वाली बात ये कि वो कह रहे हैं जी वहाँ बाहर से लेके आ रहे हैं, बाहर तो ये मॉडल है ही नहीं। बाहर जो ये गाड़ियाँ हैं ये मॉडल तो बाहर है ही नहीं, बंद हो चुके हैं।
नई गाड़ी की बात समझ में आती, वो आज अल्टो जो जमाने पहले यहाँ इसका शेप बंद हो चुका है, उसका सामान आज मार्केट में बाहर मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? क्योंकि जो गाड़ी चोरी हो रही है वो चोरी होके नहीं बिक रही, वो गाड़ी चोरी हुई, घंटों में वो गाड़ी पूरी खुल के पूरी मार्केट में उसके पार्ट्स बिक गए। सही। बाइक चोरी हो रही है, बाइक चोरी होने के बाद पूरे पार्ट्स बिक गए उसके। वो चेसी भी आप देखें, बहुत सी जगहों पे चेसी रोडों पे आपको पड़े हुए नजर आते हैं। चेसी कहाँ से आ गई, बाकी सामान कहाँ गया भाई? सही। तो हुकूमत को अगर आप चोर नहीं पकड़ सकते, वो आपको नहीं पता, लेकिन डिफाइंड जगह तो मौजूद है ना, मार्केट तो मौजूद है जहाँ पे ये लोग हैं। कंपैरिजन में लेकर आए, जब आपको ये दुकानदार को आप पकड़े, मार्केट एसोसिएशन को, जो वहाँ पे मार्केट मोबाइल की बात कर लेते हैं, गाड़ी का काम चलो आपको पूरे शहर में फैला हुआ है ना, मोबाइल मार्केट तो डिफाइंस है ना। बिल्कुल। शहर में कितनी 6 मार्केट्स होंगी, 8 मार्केटें होंगी जो ये बड़ी मार्केट है जहाँ पे ये काम होता है। आप पकड़ ले उनके, बोले यहाँ पे ये यूज जो आ रहा है बगैर रसीद, बगैर डब्बे, बगैर उसके, कैसे लोगों के पास आज भी बिक रहे हैं। आप चले जाए, बोलेगा वो कम पैसों में आपसे खरीद लेगा। दुकानदार के डब्बा नहीं है, आपको नहीं लगता कि कराची जैसे बड़े शहर में जहाँ पर हमारी जो पुलिस है उसकी कारकर्दगी सबके सामने है, अगर हम कंपैरिजन करें थोड़ा सा लाहौर से, तो लाहौर के मुकाबले में कराची ठीक है, वो ये कहते हैं जी, कराची वाले कहते हैं जी ठीक है कराची बहुत बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 10,000 मसाइल हैं। तो जब इतना बड़ा शहर है तो कि यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे अपने तौर पर कोई वॉलंटियर फोर्स इनको बनानी चाहिए जो कि पुलिस के कांटेक्ट में भी हो और इस तरह से सहूलत भी मिले। करने के लिए बनाए थे ना सिटी वार्डन, क्या हुआ बेचारों का? वही तो मैं कह रही हूँ कि वो ये क्या खौफ आ जाता है पुलिस के अंदर, उनको आप इख्तियारात देने नहीं चाहते। वो बेचारे से रमज़ान में एक्टिव होते हैं, उसके बाद साल भर वो अपनी सैलरीज के लिए बैठे रहते हैं। आपने अल्टरनेट एक फोर्स बनाई ना रमजान में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, सिटी वार्डन मौजूद है ना पूरा थ्रू आउट। अगर आप उनको बात सारी यही है कि विल नहीं है ना करने वाले, लोग मौजूद नहीं है। अब मेयर साहब उनको इख्तियारात देते हैं, सीएम साहब उनको इख्तियारात देते हैं। ये तो वो वाली बात है कि इस शहर का दर्द रखने वाले लोग भी तो चाहिए ना आपको। बात वो ये है कि उनके ऊपर किसका प्रेशर है? ब्यूरोक्रेसी का प्रेशर है कि इनको ना दें इख्तियारात। इख्तियारात का तो ये तो सारा मामला इख्तियारात का है कि हाँ वो कहते हैं हमारे पास बेचारा आके रोड तो कंट्रोल कर सकता है और क्या करेगा वो। यहाँ तो मैंने क्या पहले बोला कि हमें पुलिस कानून बदलने की जरूरत है। ये इन इख्तियारात के साथ वो किसी को पकड़ ले, किसी को जख्मी कर दे तो उसी के ऊपर FIR हो जाएगी। सही कह रहे हैं। यही पुलिस वाले, पुलिस वार्डन, उन जो ट्रैफिक वार्डन है उनको पकड़ के बंद करना शुरू कर देंगे। सही। तो यहाँ तो वो पुलिस वाले को मारने के ऊपर शुरू हो जाता है। यहाँ तो कहानियां हमारे यहाँ तो मैं सबसे पहले 1800 कुछ का कानून, 7 या 1820 का कानून चल रहा है आपके पास। लेजिस्लेशन ही वो उतना आप कानून नहीं बदल सके। आप इस शहर से आज तक ACDC का कानून नहीं बदल सके, आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का कानून नहीं बदल सके। तो यहाँ तो अभी बातें ये लोग करते हैं बड़ी बड़ी, सॉरी टू से, चाहे हमारी कौमी असेंबली के मेंबरान हो या सूबाई असेंबली के मेंबरान हो, बातें उनकी सबकी बड़ी बड़ी है। हमारा काम गटर का ढक्कन लगाना नहीं है, सही हमारा काम लेजिस्लेशन करना है। भाई तो कानून साजी क्या की आपने? इस मुल्क को पुलिस कानून ही दे दो यार। जो 15 साल से लगे होते तो 15 साल में तो एक कानून बना सकते थे ना, बना सकते थे। पुलिस का कानून 15 साल में तो बदल सकता था। यहाँ कितनी देर लगती है? मैं आप आज आप 2 आदमी झगड़ा करें, जो 2 बड़े आदमी को झगड़ा करें और वो जाके एक कंप्लेन करे, से भी लोग डरते हैं। कंप्लेन रिटन एप्लीकेशन दें, 5 मिनट बाद आपको फोन आ जाएगा, आप नंबर लिखवाएं, जी मैं फलां थाने से बात कर रहा हूँ, आपके खिलाफ कंप्लेन आई है, जरा आए तो सही। क्यों भाई? जो इतनी सारी तुम्हारे पास कंप्लेन है, उस पर कोई नहीं धरना है क्योंकि वहां से कुछ मिलना नहीं है। सही, बिल्कुल। यहाँ मैं ये बात पहले भी बोली है कि यहाँ तो आप 2 आदमी झगड़ा करते हैं, उनके जो वो झगड़े हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच गए हैं। सही कह रहे हैं। वो जमानते ले रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गिरबान पकड़ने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमानते केसेस लगे हुए। बिल्कुल। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अयाज भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हमें ज्वाइन करेंगी 2 बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ जो कि आपको बताएंगी कि आप अपना वज़न इंजेक्शन के ज़रिए कैसे कम कर सकते हैं। वेलकम बैक। तो आज हम बात करने लगे हैं वेट लॉस की।
अच्छा जी, ख़वातीन इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होती हैं और लाखों करोड़ों रुपए जो है वो अगर देखा जाए तो बर्बाद कर रही होती हैं। करोड़ों मैंने इसलिए कहा कि जब आप बाहर के ममालिक में अगर नज़र दौड़ाएं या सोशल मीडिया पर सर्च करें तो ऐसे लाखों डॉलर के ट्रेनर होते हैं जो कि उनकी फ़िटनेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा रिच ख़वातीन होती हैं या फिर ये वो लोग होते हैं जो जिनका ताल्लुक़ सेलिब्रिटी होते हैं या फिर जिनका ताल्लुक़ शोबिज़ से होता है। और अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में यही काम जो है वो हज़ारों और लाखों तक भी पहुंचा हुआ है। मतलब जो डाइट प्लान है, लोगों के जो डाइटिशियंस हैं वो तकरीबन मंथली जो है वो उनसे लाख रुपए लेते हैं, कोई 50,000 लेता है कि डाइट प्लान जो है वो शेयर किया जाए। लोग जिम जाते हैं, इसके अलावा वॉक करते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं और अपने आप को बेहतर करने के लिए। अच्छा, अब एक नई चीज़ और इंट्रोड्यूस हुई है। वैसे तो ये काफ़ी टाइम से इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन अब एक इंजेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है और इंजेक्शन लगाने के बाद जो है वो आपका वेट लॉस हो सकता है और ये लोगों के लिए बड़ा आसान भी है और लोगों ने सोचा कि इसको अपना भी लिया जाए। अब ये कितना महंगा है, इसके कितने साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या वाकई ये इंजेक्शन जो है वो इस तरह का है कि उससे लोगों का वेट लॉस हो जाएगा और ये किन लोगों पर अप्लाई हो सकता है, ये सारी बातें जो थी ना इस इंजेक्शन से रिलेटेड हमने सोचा कि आज हम बुलाते हैं डॉक्टर साहिबा को भी और फिटनेस ट्रेनर को भी, तो इन दोनों से ही पूछते हैं। तो ये दोनों बड़ी ज़बरदस्ती जो है ख़वातीन पर्सनैलिटीज़ में साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हिना सुहेल जिनका ताल्लुक़ है कॉस्मेटोलॉजी से और ये डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, और हमारे साथ हैं साइमा इरफान फिटनेस ट्रेनर। और मज़े की बात यह है कि आज हम तीनों ने जो है ना वो एका करके एक जैसा ही कलर पहना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप लोग? कैसी गुजरी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। अच्छी ईद गुजरी? बहुत अच्छी। अच्छा जी, और किस तरह से ड्रेसिंग रही, क्या कपड़े शपड़े बनाए, ज़रा ये तो बताएं। कपड़े वेरी सिंपल क्योंकि गर्मी बहुत है। अच्छा, और एक दिन तो आपको पता है घूमने वाला होता है, आप सब जगह आपकी सही बहनों की अम्मी क्या जाते हैं, सही। बाकी 2 दिन तो मैंने सो के गुजारे। बाकी 2 दिन सो के। अच्छा जी, चले जी, हम लोगों ने जो है वो ईद भी बड़ी ज़बरदस्त गुजारी है अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान भी हमारे बड़े ज़बरदस्त गुजरे। अच्छा ये बताएं डॉक्टर हिना कि अब जिस तरीके से मैंने बताया ना कि ख़वातीन बड़ी परेशान होती हैं और वेट लॉस करना अब मेरे ख़्याल में हर किसी की मजबूरी भी बन गई है और शौक़ भी है कि नहीं भाई हमने वेट लॉस करना है। अब इस हवाले से मैंने जिस तरह से बताया शुरू में कि भाई लोग ये चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से वेट लॉस कर लें। अब ये जो इंजेक्शन है जिससे वज़न कम होता है, ये बॉलीवुड में जो आपने देखा होगा करण जौहर हैं, उन्होंने भी अप्लाई किया था अपने ऊपर, मगर समहाउ जो जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे उनकी जो स्किन थी वो बहुत डल हो गई। उसके बाद उनके गाल जो हैं वो अंदर से पिचक गए और मतलब वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बीमार है। तो पहले तो इस इंजेक्शन के बारे में बताएं कि इंजेक्शन कितना यूज़फुल है, कितना कारआमद है, और फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, और फिर ये कौन लोग लगा सकते हैं, क्या सारे लोग ही इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं? तो ज़रा बताएं, क्योंकि भाई ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर कोई जानना चाहता है कि भाई ये इससे होगा क्या। देखिए, जो इंजेक्शन वेट लॉस के लिए आए थे ना, इसमें जो है एक लीराग्लुटाइड और एक सेमीग्लुटाइड हैं। हाँ, ये इसके ब्रांड नेम हैं और डिफरेंट नामों से ये अब आना शुरू हुए हैं। सही। मार्केट में पहले इसकी ड्रिप्स आ रही थी। ड्रिप्स का ये है कि आपको महीने में, हफ्ते में जो है 2 बार लगाना होती थी, मिनिमम 10 ड्रिप्स लगती थी, फिर आप गैप लेते थे। लेकिन सब में ये था कि आपको अपना डाइट कंट्रोल करना ही है, ठीक है। सही। उसके बाद बहुत सारे लोगों से डाइट भी कंट्रोल नहीं होता है इंजेक्शन लेने के बाद, मेडिसिन लेने के बाद। तो उसके बाद जो मार्केट में इंजेक्शन्स आए हैं, जैसे एक सक्सेंडा है जो भी बिल्कुल न्यू लॉन्च हुआ है। अच्छा। बट उसके साइड इफ़ेक्ट थोड़े से कम हैं, लेकिन जितने भी मार्केट में इंजेक्शन मौजूद हैं उन सबके साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफ़ेक्ट हैं। वो इफ़ेक्ट ये है कि आपको नोज़िया बहुत होता है, मतली बहुत होती है, ठीक है, और आपको थोड़ा सा क्रैंकीनेस आ जाती है, आप चिड़चिड़े हो जाते हो क्योंकि सारे वीकनेस हो रही होती है। बिल्कुल। उसमें भी आपको भूख ही नहीं लगती है। जब आपको भूख नहीं लगेगी तो आप कुछ खाओगे नहीं। अच्छा डॉक्टर हिना, मैं ये चीज़ समझना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने कहा कि आपको भूख लगने की आदत होती है, तो आपको बार बार भूख लगती है, तो सर जब खाना खा रहे होते तो आपसे अपना डाइट कंट्रोल नहीं होता, बट ये इंजेक्शन जो है वो आपकी भूख को कम कर देता है। और इंजेक्शन को लगवाने के बाद मतलब आपको लगता है कि आपको भूख ही नहीं लगेगी तो आप खाना नहीं खाएंगे, तो वो वेट लॉस की तरफ फिर हम जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। और दूसरा आपका जो डाइजेस्ट करने का जो अमल है ना, वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है। आपको लगता है कि आपको नीड ही नहीं है खाने की। अच्छा, मतलब वो स्लो डाइजेशन हो रहा होता है। बहुत हैवी खाना खा लें तो फिर दिल नहीं करता काफ़ी देर तक कि आप खाना खाएं। तो सेम लाइक इसमें भी ये है कि आपका
जो डाइजेशन सिस्टम में बहुत स्लो हो जाता है, आपको भूख का एहसास ही नहीं होता। मतलब दिस इज़ एक टाइप का स्टारवेशन, जैसे आप फाका कर रहे हो, ठीक है। ये वो चीज़ है, अब जितना कम खाओगे, मतलब आप रोज़ों में देख लें, लोग अगर शाम में जो कुछ खाया जाता है वो ना खाया जाए तो रोज़े में वज़न कम होता है। रोजे में बिल्कुल वजन कम होता है, हाँ, कम बिल्कुल, होता है। हाँ। तो अगर आपको वेट अपना मतलब लॉस करना है और आप ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हो, क्योंकि ये तो 100% है कि आपको जो है मतलब एक नौजिया ज़रूर होगा और आप थोड़े से क्रैंकी हो जाओगे, आपका गुस्सा और बढ़ क्या जाएगा। साइड इफेक्ट्स हैं इस नहीं, इंजेक्शन इसके से? अलावा नौजिया कोई होगा side और effect नहीं है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ठीक। इसमें बहुत तेजी कौन से लोग लगवा सकते हैं ये इंजेक्शन? इसमें देखें, ये बेसिकली जब आया तो था डायबिटीज़ के जो पेशेंट है ना उनको अच्छा, लगता था जी। सही। लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करके और जब देखा कि जिस तरह ग्लूटाथियोन आया था ग्लूटाथियोन, जो है right, एज ए हाँ। एंटीऑक्सीडेंट लिवर हाँ। कैंसर वगैरह के लिए आया था, सही। बट उसका साइड इफेक्ट ये था कि आपका कलर फेयर हो रहा था, ठीक है, आपके मेलानोसाइट को वो डिक्रीज कर रहा था। डिक्रीज कर रहा तो था। इसी तरह से इंजेक्शन में भी यही है कि जब आपकी भूख कम हो जाएगी, आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो एक बेटर वे में चलेगा, क्योंकि अमूमन क्या होता है जब हमें भूख लगती है तो हम कुछ भी बिस्किट्स पड़े हों, चॉकलेट्स हों, कोई भी मीठा हम खा लेते हैं, हमें लगता है कि जी बहुत हमें एनर्जी आ गई, लेकिन उसके बाद एकदम से वो डिक्रीज होता है तो आप बिल्कुल लो फील करते हैं। तो किस तरह से फिर ये सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स कि भाई आपने ये इंजेक्शन लगवाना है, तो कितने इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं? उसमें देखिए, एक आपका एज फैक्टर है, आपकी हेल्थ है, फिर आपका वेट कितना है। कुछ लोगों का सिर्फ टमी, थाई, लोअर एरिया बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोग ओवरऑल बहुत ज़्यादा उनका वेट होता है। तो उस वेट को कंट्रोल करने के लिए जो शुरू में डोज दी जाती है 0.5 mm दी जाती है, अच्छा। यानी कि बहुत बहुत थोड़ा सा आपको लगता है, और वो उस तरह का इंजेक्शन भी नहीं होता है जैसे नॉर्मली। अच्छा। मैं जो है इसका जो पेन होता है वो तो मैं नहीं ला सकी हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक समझाने के लिए, हाँ, श्योर, व्हाई नॉट, ठीक है, बिल्कुल। इस तरह का एक बड़ा सा पेन होता है, हाँ। जिसके अंदर मेडिसिन होती है, ओके। और आपका जो लेवल है वो फिक्स कर दिया जाता है कि आपको कितना देना है। 0.5 देना है ना, तो हम 0.5 पे उसे सेट करके रखते हैं। सही। और डेली आप अपने टमी पर या थाई पर आप अच्छा। इसको 0.5 जो है दे रहे होते हैं, ठीक है। सही। तो ये वो इंजेक्शन या ये क्या कहलाता है? ये पेन है, ठीक है। अच्छा, ये तो ठीक पेन है, लेकिन हाँ। इसी तरह का होता है वो। सही। इंजेक्शन तो मैं नहीं ला सकी, लेकिन सही, इसी सही। तरह का होता है। सही। उसमें लेवल्स बने हुए होते हैं, उसमें आपको- लेवल्स बने हुए होते जी, हैं। शुरू सही। के कुछ हफ्ते, 2 हफ्ते या 4 हफ्ते आपको 0.5 दिया जाता है, फिर हम उससे बढ़ाते हैं, किसी को इससे भी कम देते हैं अगर आप जो है ब्लड प्रेशर बहुत लो रहता है, ठीक है, हाइपोटेंसिव हो, तो उसमें फिर हम डोज कम कर देते हैं, ताकि आपको ज़्यादा वीकनेस का एहसास ना हो। तो इसी तरह ऐसा ऐसा करके आपका एक पहला जो सर्कल है या पहला स्टेज जब आपका ख़त्म होता है, फिर हम आपका वेट और एवरीथिंग आपका देखते हैं कितना फ़र्क पड़ा है आपको। उसके हिसाब से अगर हमें डोज बढ़ानी है तो हम डोज बढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें जो है 2 इंजेक्शन है, मैं नाम लेने की पता नहीं परमिशन है या नहीं, चलें आप रैंडम वैसे ही बता दीजिए। हाँ, 2 इंजेक्शन है जो बहुत मशहूर हैं इस वक्त वेट लॉस के लिए, वो इस फॉर्म में आते हैं, ठीक है, इसी फॉर्म में आते हैं। इसी चलिए फॉर्म जी, में ये जो आते आप हैं, देख रहे हैं पेन की मेरे फॉर्म हाथ में क्या आते है, हैं। मेरे जी। हाथ में ये जादू का एप्लीकेटर है, जो कि जब और ये अप्लाई होता है तो बिल्कुल। आप जो है वेट लॉस की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और आपका वेट लॉस हो जाता है। लेकिन अभी ज़रा अभी सब्र करें, अभी और बातें भी हैं कि इसके नुकसानात क्या होते हैं। ये जो गाल हैं ये क्यों पिचक जाते हैं, इंसान बुढ़ा क्यों लगने लगता है इसको अप्लाई करने के बाद, ये ज़रा अभी पूछना है। तो ये बताएं कि इसके एक्सेसिव डोज। अच्छा, एक्सेसिव डोज, दैट्स द पॉइंट। जब आप पे क्रेज हो जाए कि जी बस मुझे दुबला होना है, फिर मुझे मजीद वेट कम करना है, मजीद करना है, तो जब आप बहुत ज़्यादा करोगे तो डेफिनेटली आपका जो है मास भी आपको कम होता हुआ नज़र आएगा, हर जगह से आपका फैट जो है वो कम होता हुआ नज़र आएगा। सही। क्योंकि देखिए हमारा जो वेट होता है ना 3 चीज़ों पर होता है। एक हमारी बोन्स हैं, हम कम नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा हमारे मसल्स होते हैं, फिर हमारा फ्लैश होते हैं, यानी कि पानी और ब्लड होता है, और उसके ऊपर लेयर होती है एक फैट की। तो सबसे ज़्यादा जो हम कम करते हैं वो फैट को करते हैं। मसल टोनिंग करनी है तो आप जाते हैं जिम की तरफ, सही, ठीक है ना, उससे टोनिंग तो नहीं होगी ना। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि वो जो मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारी हमारी पाकिस्तान में भी ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको आप देखें कि उनका वेट तो लॉस हुआ है, लेकिन वो तनकीद की जद में भी हैं कि भाई इनको क्या हो गया, अचानक अच्छी भली तो थी ये, कोई इतनी मतलब उनकी इतनी एज भी नहीं है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर
बहुत ज़्यादा लिथार्जिक और बहुत ज़्यादा इस तरह से लग रही होती हैं जैसे कि पता नहीं इन्होंने कितना ज़्यादा जो है वो एक्सरसाइज की हुई है, पता नहीं कहाँ से कितने सालों से उन्होंने खाना नहीं खाया हुआ। तो वो जो ये सारे गाल होते हैं ये बिल्कुल अंदर स्किन बिल्कुल ऐसे जैसे लटकी हुई सी, तो ये इसका साइड इफेक्ट है। तो फिर ये कैसे मेंटेन? इसका साइड इफेक्ट नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए अगर आप पिछले 2-2.5 साल की बात कर रहे हो ना, 3 साल के अंदर जिन लोगों ने वेट लॉस किया है तो वो इन इंजेक्शन से किया है, लेकिन जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो थोड़ा पहले से उन्होंने, अगर अब से 5 साल 8 साल 6 साल पहले चले जाएं तो वो जो है लाइपोसक्शन है। लाइपोसक्शन जो होते हैं आपके जो फैट होते हैं उसको मेल्ट करके निकाल देते हैं पूरा, ठीक है। एक पूरी लेयर है, जिस तरह ये फोम होते हैं, कोई भी आपका जैसे सोफा है इस पे लेयरिंग होगी ना डिफरेंट चीज़ों की, तो इसी तरह हमारी बॉडी में लेयर्स होती हैं। अब जब आप फैट पे आते हो, फैट आप पूरा निकाल दोगे ना तो क्या बचेगा, स्किन लटकेगी आपकी। चलिए जी, इस वक्त हमारी डिस्कशन जो है वो जारी है और हमारे साथ जो है वो साइमा भी हैं, और जब वापस आएंगे तो फिर साइमा से भी पूछेंगे कि भाई फिटनेस की इस बारे में क्या राय है, करना क्या चाहिए। वेलकम बैक। तो भाई बात कर रहे हैं कि वज़न कैसे कम करें, और हम सब यही सोच रहे हैं कि ये जो इंजेक्शन है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। जो ख़वातीन हैं जो इतनी मेहनत करती हैं और वो ये इंजेक्शन लगवाना चाहती हैं तो क्या इजीली लगवा लें। साइमा हमारे साथ मौजूद है। साइमा, आपकी राय क्या है? आप खुद फिटनेस ट्रेनर हैं, आप क्या सजेस्ट करती हैं ख़वातीन को कि भाई ये इंजेक्शन लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए? ज़रा थोड़ा सा बताएं ताकि सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने जो है बुलाया। माय प्लेजर। ये है कि मैं कहती हूँ जो अल्लाह पाक ने आपको एक स्ट्रक्चर दिया है, आपको बॉडी दी, ये अमानत है, ठीक है। तो इसको उसी तरीके से गुजारना चाहिए। चलिए थोड़ा बहुत खा के अगर अपने वेट आपने बढ़ा लिया है, कोई मसला नहीं है, आप उसी तरीके से उसी तरह से अपने वेट को कम कर सकते हैं। अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करते हुए कम खाएं, एक लिमिट में खाएं, जैसे मियाना रवि हमारे इस्लाम में भी है। मियाना रवि से रहते हुए आप खाना खाएंगे, अपनी रूटीन को बेहतर करेंगे तो डेफिनेटली आपका वेट जाएगा। अगर किसी तरीके से भी नहीं जा रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी बॉडी के अंदर कोई, अल्लाह ना करे, कोई मसला है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो चुके हैं या कोई और प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड, तो वो आप उसका टेस्ट करवाएं। उसके बाद फिर जो है अगर कोई चीज़ आपको काम नहीं करी तो फिर शायद आखिरी हल जो है इंजेक्शन। लेकिन मैं पर्सनली मैं कहती हूँ, देखिए एक जो अल्लाह ताला ने जो नेचर से जो चीज़ें दी हुई है ना, उन्हीं से अपने वज़न को कम करने की कोशिश करें, ठीक है। उनसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हर चीज़ मुमकिन है। ज़रूरी नहीं कि आप पहले स्टेप में उसमें चले जाएं आप, ठीक है। अपनी तरह से पूरी कोशिश करें, और अगर नहीं जा रहा वेट किसी भी तरीके से तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो वो भी एकदम से भी नहीं वो करेंगे ना डॉक्टर्स भी एकदम से। जी जी, व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट साइमा, कि अभी एक आपके पास जो आपके जिम में या आपके पास जो ट्रेनिंग के लिए आ रही है कि मुझे वेट लॉस करना है, अचानक से शी केम टू यू एंड शी सेड के साइमा अब मैं नहीं आऊँगी। यू सेड क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने अब इंजेक्शन लगवाना शुरू कर दिया है। सो आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा? आप कहेंगी ओके फाइन, बेस्ट ऑफ लक, या आप उसको ये कहेंगी कि नहीं आप अगर फिटनेस के तौर पर ही यहाँ पर आती रहें और इंजेक्शन से दूर रहें? मतलब आपका बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर इस इंजेक्शन के ऊपर क्या स्टांस है? मैं वही बता रही हूँ ना कि कोशिश यही करें कि इन चीज़ों से दूर रहें, जितना दूर रह सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। और हर चीज़ जो है उसका नुकसान है, सिवाय जो आप खा रहे हैं, जो अपनी रूटीन है, उसके अलावा हर चीज़ का जो भी दवाई खाते हैं, एक छोटी सी एक टेबलेट जो लेते हैं उसका भी आपको इतना असर है कि वो आपकी किडनी पे इफेक्ट करती है। सोचें कि आप जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं उसका कितने साइड इफेक्ट्स होंगे। अभी तो पता नहीं चलेगा आपको, शुरू में आप बड़े अच्छे लगेंगे, आप स्लिम हो गए, सब चीज़ें हो गई, डॉक्टर साहिबा भी बताएंगी। ये मेरा ख्याल है, मुझे डिनाई नहीं करेंगे इस चीज़ को कि ये सिर्फ वो एंड का स्टेज होता है जब इनके पास जाते हैं पेशेंट, ठीक है। तो पेशेंट ही होते हैं, मैं तो पेशेंट ही कहूँगी। लेकिन एक अगर मेरे पास जो मैं जिनको ट्रेनिंग दे रही हूँ, अगर वो कहें कि भाई मैंने इंजेक्शन लगवाना है तो मैं यकीन करें। जो लोग फिटनेस के लिए आपके पास आते हैं तो वो इजीली वेट कम कर लेते हैं? कितना उनको कितने महीने लगते हैं? किस तरीके से उनका वजन कम होता है? और क्या ये भी एक जो है ना, वो बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि किस एज तक आप वजन कम कर सकते हैं? ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है ना लोगों का कि वो एक सर्टेन एज पे पहुंच के उनका वेट जो है वो रुक जाता है, हो जाता है। हाँ, तो वो क्या है? अच्छा, इसमें यही है कि देखें कि जैसे अगर 30 के बाद जो ना, उसमें ज़्यादा यही चांसेस होते हैं बच्चा होने के बाद, ये कि टमी फैट हो जाता है, वो सबसे आखिर में वो कम होता है। बाकी आपके आर्म्स हैं, आपकी थाइज हैं, आपकी हिप्स, ये जो है ना हर जगह पे
फैट नज़र आता है। उसके लिए क्या है कि आप जो है अपनी रूटीन को, वही मैंने कहा कि अगर नहीं हो रहा सुबह आप अर्ली उठें, बच्चों के भेज के अपने आप को टाइम दें, क्योंकि जब तक आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे, अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, आपको माइंड से अपने सेट होना है कि भाई मुझे अपने आप को सही करना है। फिट रहने के लिए अपनी रूटीन को बेहतर करें, खाने पीने का ख्याल रखें और अपने आप को कम से कम जो है 20 to 30 मिनट्स दें। 30 लड़कियां हैं जी या ख़वातीन हैं, वो अगर आपके पास आती हैं कि हमें अपना वज़न कम करना है आपकी फिटनेस ट्रेनिंग के थ्रू, तो क्या उनका वज़न कम नहीं होता? बिल्कुल हो सकता है। वही तो मैं कह रही हूँ ना कि आप अपने आप को टाइम तो दें। अच्छा। ये आप कहें कि भाई हम जो है 1 हफ्ते में कम हो जाएं, 2 हफ्ते में कम हो जाएं, 3 हफ्ते में, ऐसा नहीं है। ये जादू की छड़ी नहीं है। ये जितना स्लो प्रोसेस होगा, जितना आप ग्रेजुअली अपने वेट को कम करेंगे, आपका वेट उतनी ही जो है देर से, अव्वल तो वो परमानेंटली आपका जो है वो वेट वो आप खुद मेंटेन करेंगी। आपको पता चलेगा जब आप स्लिम हो रही हैं तो आपको होगा नहीं ये मैं ये करूंगी तो मेरा वेट बढ़ जाएगा, मैं ये करूंगी तो ये, कि आप अपने माइंड में रखें कि भाई मुझे अपने आप को फिट रखना है तो मुझे इन चीजों से अवॉइड करना है, ये चीजें मुझे नहीं खानी। तो ये चीजें हैं। चले डॉक्टर हिना हमारे साथ हैं। डॉक्टर हिना, जिस तरीके से अभी आपने सुना, साइमा ये बात कर रही हैं कि भाई अगर लास्ट कोई बहुत ही आतंक हो गया है कि भैया वेट आपका रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर आप इंजेक्शन की तरफ चले जाएं। व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? आप क्या कहती हैं कि नहीं, अगर किसी का वजन ज़्यादा है और उसने ट्राई नहीं किया है कि उसका वजन जो है वो फिटनेस के थ्रू कम हो सकता है, तो वो भी आके ये इंजेक्शन लगवा ले, या क्या आप इसके देखिए, एक तो वेट का आपको पता है कि सबसे ज़्यादा उसमें रोल जो होता है वो आपके फूड का होता है। सही, आप कितना ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं। थायराइड्स का भी तो है, थायराइड्स का जो है हार्मोन्स आ गए, जिसमें थायराइड भी शामिल है। ठीक है, आपके हार्मोन्स आ गए। और तीसरी चीज़ कि आप जो है बिल्कुल स्टक हुए में, आप वॉक नहीं करते, आपका नॉर्मल रूटीन नहीं है चलने फिरने का, आपका काम ऐसा है कि आप बैठ के कर रहे हो काम। तो उसमें देखिए, जहाँ तक इंजेक्शन की बात है ना, ये जो स्टार्ट हुए थे जिन पेशेंट्स के लिए ना, वो डायबिटिक थे। डायबिटीज़ में आपको पता है कि वेट बहुत बढ़ जाता है। इसी तरह अगर आपको गोइटर है, थायराइड है, थायराइड में आप कितना भी एक्सरसाइज कर लें, कुछ कर लें, क्योंकि हार्मोन ऐसी चीज़ होती है, वो आपका छुपा हुआ दोस्त भी है और दुश्मन भी है। तो जब वो दुश्मन बन जाते हैं ना, तो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो आप ये कहना चाह रहे हैं इंजेक्शन उनके लिए आए थे, उनके लिए बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं लगाना चाहूँ, आप या कोई भी हम में से अपने इंजेक्शन लगाना चाहे, तो ऐसे इसका वो साइड इफेक्ट नहीं है कि आपको नुकसान पहुँचे, बट आपको मुसलसल मतली का रहना। भाई अब एक खातून है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको डायबिटीज नहीं है, उसको थायराइड नहीं है, उसको कोई और इशू नहीं है, बस उसका वेट बढ़ा हुआ है, वजन बढ़ा हुआ है, तो वो ये इंजेक्शन लगवा सकती हैं। लेकिन बेहतर मैं यही कहूँगी कि आप एक्सरसाइज की तरफ जाएं, वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखें, आपने इंजेक्शन लगवा लिए, आपका जो भी आप चाहते थे वेट आपका हो गया, आपका 50 kg हो गया लाइक वेट ना। अगर आपने दोबारा से वही सब खाना पीना शुरू कर दिया तो वेट तो बढ़ेगा ना, फिर वो आपकी दवा भी ज़ाया अच्छा, जो इंजेक्शन लगवा लेते हैं उसके बाद भी उनको डाइट मेंटेन करनी पड़ती है? डाइट तो यानी आपने डाइटिंग नहीं करना, लेकिन आप डाइट मेंटेन करेंगे। अगर आप बहुत ऑयली चीजें, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स आप उसी तरह लेंगे जिस तरह पहले ले रहे थे, तो इस इंजेक्शन का फायदा वो तो आप चाहे जिम जाएं या आप जो है डाइटिंग करें, इंजेक्शन लगवाएं, अगर आप मेंटेन नहीं करोगे आप दोबारा वहीं पर पहुंच सही। अच्छा, और वो जो हम बात कर रहे थे कि फेस बड़ा पतला हो जाता है और इंसान बड़ा लेथार्जिक सा और बड़ा अजीब उसकी शेप ही चेंज हो जाती है, लोग ये पूछते हैं डाइटिंग करने वालों को, भाई बीमार हो गए हो क्या हो गया है, वो क्या कौन सी एज में लगवाना चाहिए और ये क्यों हो जाता है? देखिए, ये सब एज में लगवा सकते हैं, एक ओवरडोज। और हमें नहीं पता होता, अगर आप शोबिस की बात करिए कि उन्होंने क्या क्या इस्तेमाल किया है, सही हमें नहीं पता ना, हमने जाके तो नहीं देखा, हमें तो उन्हीं पेशेंट का पता है जो हमारे पास है, हमारे कलीग्स के पास आते हैं। अब आप लाइपोसक्शन भी करवा रहे हो, आप इंजेक्शन भी लगवा रहे हो, आप डाइटिंग भी कर रहे हो और आपकी एज 50 अराउंड 50 है, 50 प्लस है, तो आपका वेट, आपका फैट जब कम होगा बॉडी से और स्पेशली फेस से, तो फेस ऑटोमेटिकली बहुत पतला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ जाएंगे इसमें। ठीक है, अब वो स्क्रीन के हिसाब से तो बहुत अच्छा है कि जी आपके कितने भी रिंकल्स हैं वो स्क्रीन पे नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ आपका पतला चेहरा एंड बॉडी आपको खूबसूरत दिखाएगी ना, लेकिन आप सामने से देखेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत बुरा लगेगा। फिर वो सामने तो चीजें कोई भी चीज देखें आप, कोई भी चीज़, चाहे डाइटिंग हो, एक्सरसाइज हो, इंजेक्शंस हो, टैबलेट्स हो, ये तमाम चीज़ें आप इस्तेमाल अगर करते हैं एक हद में करें, एक लिमिट होनी चाहिए। और एक्सरसाइज में इसलिए कहूँगी कि ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को ना किस तरह से जो है
एनर्जेटिक करें, एनर्जेटिक करेंगे। एक्टिव हों आप। उसके लिए इन शॉर्ट आप हमारे कुछ पास नहीं बैठी करते। हुई ये दोनों जो पर्सनैलिटीज़ हैं, डॉक्टर हिना और साइमा, दोनों ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि अगर तो आप अपने तौर पर ही अपनी रूटीन बेहतर कर सकते हैं, अच्छे तरीके से अपनी जो है वो डाइट प्लान कर सकते हैं, ट्रेनर के पास जाकर, जिम जाकर जो है वो ट्रेनिंग सेशन कर सकते हैं फिटनेस के, या फिर डॉक्टर के पास जाकर आप ज़रूर मशवरा कर सकते हैं कि मैं किस तरह अपनी रूटीन मेंटेन करूं, तो शायद आपको इस इंजेक्शन की ज़रूरत ना पड़े। बट अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर आपने बहुत ट्राई किया है और जिम जाने से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो फिर यू कैन ट्राई दिस इंजेक्शन। तो जनाब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हिना हमारे साथ हैं और हमारे साथ साइमा है, और आज हमने बड़ी मज़े मज़े की बातें की और हम यही बातें कर रहे थे कि हम लोगों को ये कैसे समझाएं कि भाई आप अपने तौर पर चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। ज़रूर जाएँ डॉक्टर के पास, लेकिन आप सजेशन के लिए भी जा सकते हैं, ज़रूर जाएँ ट्रेनर के पास, आप उनसे हेल्प लेने के लिए भी जा सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए भी जा सकते हैं। हसान, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब, आज हम बात करने जा रहे हैं अब कि फ़ैशन की दुनिया में क्या चल रहा है, स्टाइलिंग कैसी चल रही है, माइयों की दुल्हन जो है वो क्या फर्सी शलवार पहनेगी या नहीं पहनेगी, और क्या कुछ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूटी एक्सपर्ट्स, स्टाइलिस्ट एनजी मार्शल यहाँ पर मौजूद हैं, और ड्रामा की दुनिया में क्या चल रहा है और साथ साथ जो है वो थिएटर की दुनिया में क्या चल रहा है, ये सब पर बात करने के लिए उज़मा सबीन जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप दोनों? बिल्कुल खैरियत से, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। एंड जी ये बताएं कि ईद कैसी गुजरी, रमज़ान कैसा गुजरा आपका, और ईद पे तो खूब स्टाइलिंग और खूब जो है वो, अब ये तो ब्राइडल सीजन शुरू हो गया। जी जी बिल्कुल। इस दफ़ा वैसे रमज़ान का पता नहीं चला। हाँ सही। तो मौसम भी इतना कुछ वो नहीं था। हाँ मौसम अच्छा था, और रमज़ान के फ़ौरन बाद, अब ईद के फ़ौरन बाद गर्मी बढ़ गई है। जी जी बिल्कुल। हाँ। और ऐसा था कि इस दफ़ा लेंट, चूंकि मैं हाँ, क्रिश्चियन हूँ, तो सही। लेंट और रमज़ान एक साथ, तो सबके रोजे चल रहे थे। जी। सही सही सही, सबके हमारे रोजे तो अभी तक चल रहे हैं। अच्छा आपके जी, अभी तक चल अभी रहे हैं? तक चल सही सही सही। चलें जी, उज़मा आप कैसी हैं, आप बताएं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और बहुत क्या हो रहा है थिएटर की दुनिया में? थिएटर की दुनिया में बस रिहर्सल्स होती रहती हाँ। हैं या फिर शोज होते रहते हैं। तो सही। हमारी अभी रिहर्सल चल रही है जो हम नेक्स्ट वीकेंड करने जा रहे हैं आगा अच्छा। खान यूनिवर्सिटी में। तो बहुत क्या- मज़ेदार कॉमेडी शो है। अच्छा। और वो साइकोलॉजी की एक थ्योरी पर है कि जो चीज़ें आप नहीं एक्सप्रेस कर पाते वो फिर अलग अलग रास्तों से आपके जहन में आती हैं, ख्वाबों के रास्ते। अच्छा। तो वो बहुत मज़े का प्लॉट है कि बेगम जो है ना वो साइकोलॉजी पढ़ रही है और बार बार अपने शौहर को उठा के पूछती हैं क्या ख्वाब देखा तुमने। क्या ख्वाब देखा तुमने, जो असल जिंदगी में नहीं हो रहा वो ख्वाब में क्या हुआ, क्या कर सकते हैं। सही। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ जो अब ड्रामा इंडस्ट्री हमारी वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो गई है, बहुत राइज कर गई है, वहीं पर जो हमारे एक्टर्स हैं वो बॉलीवुड में बड़ी धूम मचा रहे हैं। एन जी, उज़मा, आप लोगों ने भी, हसान, आप लोगों ने भी एक खबर सुनी होगी कि फवाद खान वाली कि उनकी एक मूवी आ रही है, लेकिन हैरत की बात ये कि अभी उनकी जो मूवी है उसका सिर्फ ट्रेलर आया है और इंडिया में जो है उसकी धूम मच गई है। इनफैक्ट वहाँ पर जो उनके डायरेक्टर्स हैं या उनके जो कंसर्न लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया उज़मा कि ये एक्टर, पाकिस्तानी एक्टर की जो मूवी है वो इंडिया में नहीं लगाने देंगे, क्योंकि फिर हमारे अपने एक्टर क्या करेंगे। उन्होंने कई सारे कंसर्न्स जो है वैसे शो करना शुरू कर दिए। कैसे देखती हैं आप, मतलब पड़ोसी मुल्क से ये बात सामने आती है जी फनकारों का तो कोई इशू नहीं होता, वो तो कर सकते हैं काम और कोई लकीर नहीं होती, इस तरह की बातें जो है ना उन लोगों की जानिब से सामने आती हैं। लेकिन जब पाकिस्तानी एक्टर मायरा खान हो या फिर फवाद खान हो, जब ये जाते हैं तो उनको सारी बातें याद आ जाती है, सारी लकीरें, सारी बाउंड्रीज और सारे कंसर्न्स याद आ जाते हैं। ये कैसा बिहेवियर है? बस ऐसे ही है, अब क्या कह सकते हैं इस पे। हमारे तो, हमें तो अच्छा लगता है जब हमारे आर्टिस्ट जाते हैं, काम करते हैं। हाँ। और ये तो वैसे होना तो 2 वे चाहिए, लेकिन कुछ अरसे से 1 वे ही चल रहा है। हाँ। लेकिन अच्छा, और 1 वे भी ऐसा कि जब वो जाते हैं फिर वो कोई ना कोई इशू हो जाता है। इतनी घबराहट है उनको, इतनी परेशानी है कि हमारे जो एक्टर्स हैं वो क्या करेंगे। हाँ, ये बात की ना एनजी ने, बेसिकली वी आर गुड लुकिंग पीपल और टैलेंटेड पीपल। हमारे जो एक्टर्स हैं, हमारे जो लोग हैं वो फेक नहीं है। एनजी तो बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं आपने कितने लोगों की स्टाइलिंग की है, कितने लोगों के साथ आपने काम किया है, तो आपको तो अच्छे तरीके से पता है कि हम लोग तो हर सिचुएशन में काम करने वाले लोग हैं ना। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि इट्स नॉट द पीपल, इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। हाँ, ये सब सियासत है, सियासत है, सही बात है। और जो मैसेज हैं, जो मतलब आम जो एक पब्लिक है उसको बेचारे को जिस तरफ आप लगाते हैं वो उसी तरफ लग जाती है, उस तरफ लग जाती है। सही। क्योंकि सबसे बड़ी बात है एजुकेशन की कमी है, दिमाग
खुला हाँ, रखना जरा सही, थोड़ा सा मुश्किल होता है सही। तो लेकिन ऐसा एनजी तो- इशू तो ये है ना कि चले जी उनकी जो आवाम है वो तो है, उनकी आवाम तो कहती नहीं जी पाकिस्तानी एक्टर्स आए, पाकिस्तानी जी, सिंगर्स बिल्कुल, आए, हम तो वेलकम। ये प्रोटेस्ट उनके प्रोड्यूसर्स, उनकी अपनी फिल्म जी हाँ, इंडस्ट्री जो है मैं ना वही कह रही हूँ उनकी जानिब से की जा रहा है, तो बड़ी हैरानकुन बात है। थ्रेट है, हाँ, सही, बिल्कुल। थ्रेटेंड फील करते हैं, हाँ। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए हाँ। जैसे हमेशा से कहा जाता है कि आर्ट की कोई बाउंड्रीज भाई नहीं अब है। देखे ना इंडिया में सलमान खान की जो सिकंदर है वो फ्लॉप हो गई। अब आप सोचें कुछ भी flop हो वहाँ सकता है, कुछ भी। फवाद खान का फिर इस तरह से ट्रेलर रिलीज होना तो ऑब्वियसली फिर वो एक बड़ा इम्पैक्ट तो और पड़ता ही है। पहले आप देखिए पहले कितना होता था ये इंटर कंट्रीज के जो होते थे, एक जमाने में श्रीलंकन एक्टर्स आते थे जब हम छोटे थे। अच्छा। श्रीलंकन एक्टर्स आते थे, कोई बांग्लादेशी होती थी या पाकिस्तानी और इंडियन एक्टर्स का अभी भी जो फैशन और स्टाइलिंग में देखें कि हमारे जो स्टाइलिस्ट हैं वो जाते हैं दुबई में कोलैब करके जी हाँ, काम करते हैं बिल्कुल। और बहुत अच्छा काम होता है। तो ऑब्वियसली ये तो मुझे बड़ी हैरानकुन खबर लगी कि भाई इंडिया में इस तरीके से फवाद खान से लोग इतना डर रहे हैं। तो सोचे जी अगर हमारे बाकी एक्टर्स चले गए तो क्या होगा। फंक्शंस हो रहे हैं उसमें उनकी जो हीरोइंस हैं वो पाकिस्तानी डिजाइनर्स को पहन रही हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी डिजाइनर्स को पहन रही है बिल्कुल। और अब जब गर्मियां आएंगी तो आप देखें लॉन के शूट्स हैं जी, जैसे जो हाँ, बिल्कुल वो वहाँ पर होते हैं। वहाँ पे इंडियन जो होता है। एक्ट्रेस हैं वो बड़े शौक से, मतलब उनको ये तलाश होती है कि हमें को पाकिस्तानी लॉन का कोई शूट मिल जाए, कोई ऐसी ब्रांड मिल जाए। तो हमारी जो लॉन है वो इतनी ज़्यादा हाईलाइटेड है। तो जी पाकिस्तान जो है वो हर फील्ड में ही बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे ड्रामा आर्टिस्ट हों या थिएटर आर्टिस्ट हों, हमारे स्टाइलिस्ट हों, ये बड़ी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं एनजी कि क्या चल रहा है, अगर एक माइयों की दुल्हन है जी तो उसको क्या आजकल आप सजेस्ट करेंगी, क्योंकि फर्शी शलवार का ये टाइम है तो अब फर्शी शलवारें जो हैं वो दुल्हनों के ऊपर भी सजेस्ट की जा रही हैं। बहुत सारे मैंने सोशल मीडिया पर ऐसी रील्स देखी कि दुल्हनें जो हैं वो भी, माइयों की दुल्हन ने फर्शी शलवार पहनी हुई है, शॉर्ट उसने शर्ट पहनी हुई है। आप क्या सजेस्ट करेंगी, आप क्या बताएंगी एक्चुअल में क्या ट्रेंड इन है, नए लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि ट्रेंड्स तो बदलते रहते हैं, सही, लेकिन आई पर्सनली फील कि आपको अपनी बॉडी शेप के हिसाब से ड्रेसअप होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी आपको इजाज़त देती है, आपका फिगर आपको इजाज़त देता है तो आप ज़रूर पहनिए। बिकॉज शॉर्ट शर्ट में ये होता है कि इफ़ यू अपीयर शेप्ड, आपकी बॉडी इस तरह से कि आप पहनी है तो फिर अगर आप शॉर्ट शर्ट पहनते हैं तो बाज़ दफ़ा वो इतनी आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं करती। तो अंधाधुंध फैशन फॉलो करने से बेहतर है कि आप ये देखिए कि आपको क्या चीज़ सूट करती है और उसको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लें। मतलब एक माइयों की दुल्हन आपके पास आती है और वो कहती है एनजी मुझे जो है ना बहुत डिसेंट भी, क्लासी भी और बड़ा फैशनेबल सा माइयों का ड्रेस बनाना है, तो वो डू यू प्रिफेयर कि आप क्या सजेस्ट करेंगी, क्या बताएंगी, कैसी उसने हेयर स्टाइलिंग करनी है, कैसा मेकअप होना चाहिए उसका? देखिए मेकअप हमेशा माइयों की दुल्हन का जो है वो थोड़ा सेटल होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट होना चाहिए है, हल्का सा शिमर आ जाए फेस पे, बाल थोड़े से या तो आप उसको कर्ल कर लें। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि थोड़ा सा माइयों की दुल्हन थोड़ी सादी ही अच्छी लगती है। हाँ सही, लेकिन उसमें ये होता है ना लेकिन थोड़ा सा, ताकि जिस दिन उसका मेन डे है, द स्पेशल डे जिसको शादी का दिन कहते हैं, उस दिन अगर आप थोड़ा सा उसको ज्यादा करते हैं तो वो ज्यादा फिर उसके ऊपर, जैसे वो हमारे पुराने बड़े बूढ़े कहते थे, रूप ज्यादा आता है फिर। सही, वो होता ये है कि जब आप कुछ ज्यादा नहीं कर रहे होते कुछ दिन और फिर एकदम से आप ड्रेसअप होते हैं तो एकदम से हर किसी की नजर पड़ती है। सो आई वुड नॉट से कि आप कुछ भी ना करें, बिकॉज अब तो बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया है कि माइयों पे, मेहंदी पे बहुत ज्यादा लड़कियां भाई बहुत हैवी रेडी होती हैं और एनजी मतलब इस तरह से वो रेडी हुई होती हैं अब तो। हाँ बिल्कुल, तो वो ज्यादा बेहतर है। मगर अब तो ये ट्रेंड हो गया है कि आप माइयों के ऊपर भी देखेंगी कि डार्क कलर वेयर किए हुए होते हैं, आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि ये बारात की दुल्हन है, वलीमे की दुल्हन है, या फिर रेड भी पहन लेती हैं, रेड भी पहन लेती हैं। हाँ सही कह रही है, वाले दिन वो ऑफ वाइट और वाइट में पहन रही होती है, माइयों में जो है वो रेड पहन लेती है। तो हेयर स्टाइल कैसा रखना चाहिए माइयों की दुल्हन? देखिए आई थिंक अगर आप उसमें थोड़े से फ्लावर्स का इस्तेमाल करें, छोटे बड्स लगाएं, बेबी ब्रेथ छोटे छोटे वो लगाएं, जैसे वेस्टर्न ब्राइड्स का होता है। अगर आप बाल खुले रखती हैं तो सी वेव आ जाए। जी ब्रेड्स बहुत अच्छी लगती हैं, इवन सो मच सो मैं तो अभी भी परांदा बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा परांदा सही। अच्छा और आजकल तो वो आ गए ना चोटी के अंदर जो फ्लावर्स आ गए और बड़े मजे मजे की वो चोटियां, परांदा ना भी लगाएं, चोटी कर लें, ब्रेड्स कर लें, सही, तो उससे बड़ा गर्लिश सा लुक भी आता है। चलिए जी हमारे साथ मौजूद हैं तो आज तो हम पूछेंगे, सारा कुछ पूछेंगे कि भाई मेकअप कैसे करना चाहिए, पार्टी मेकअप में क्या करना चाहिए।
वेलकम बैक। तो जी ब्रेक के लिंक पे भी हम बातें कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसी जो है वो ब्राइड होनी चाहिए और क्या कुछ होना चाहिए। लेकिन एक सवाल एनजी है बैठी हुई है, मैं उनसे पूछती फिर मैं उज़मा की तरफ जाऊंगी। एनजी बिल्कुल आपने सही सही बताना है कि जब आपके पास फरमाइशी प्रोग्राम आता है और वो वाला फरमाइशी प्रोग्राम आता है जिसका जिक्र अभी आप ब्रेक में कर रही थी, तो आप क्या करती हैं? आप चुप करके कर देती हैं कि ठीक है जी मैंने बना देना है वही जो कुछ आपने कहा है, या आप उनको सजेस्ट करती हैं? नहीं, मैं सजेस्ट करती हूँ। मैं हमेशा ये समझती हूँ कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट या एज अ प्रोफेशनल, किसी भी आप प्रोफेशनल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, सिर्फ इट्स नॉट ओनली अबाउट मेकिंग मनी। सही, देखिए ना, पैसा तो किसी भी तौर पे कमाया जा सकता है। एक लड़की है, एक खातून है, उसकी शादी है, उसके ऊपर एक चीज़ नहीं अच्छी लग रही, बिला वजह यहाँ से भी गजरे, ये भी बिकॉमिंग, यहाँ पे भी ज्वेलरी, यहाँ पे भी ज्वेलरी, व्हाट डू यू थिंक? ये चल जाता है मतलब रील्स की हद तक, फोटोशूट की हद तक तो ठीक है, बट जब आप सामने से बैठ के देख रहे होते हैं या आप उस पार्टी में गए होते, उस शादी में गए होते, तो आप फील कर रहे होते कि ये बहुत कुछ एक्स्ट्रा है इसका, ये होता है। देखिए, आपको क्लाइंट को, आपको जो बच्चियां आ रही होती हैं वो तो उनको कुछ पता नहीं ना, वो तो एक दूसरे को देख के या सुनी के वो आ जाते हैं, हर चीज़ वो खरीद लेते हैं। सही। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एज अ प्रोफेशनल आपका फर्ज है कि आप उनको गाइड करें कि ये पहने, ये आपको सूट नहीं करेगा या ये सूट करेगा। सही। तो आप उसको कम कर दें। और वो जो दुल्हन की या दूल्हा की अम्मी होती हैं वो भी इतनी तैयार हुई होती हैं, वो भी ब्राइड की तरह ही पूरा प्रॉपर तैयार हुई होती हैं। हाँ, नया ट्रेंड चल गया है कि जो अम्मियाँ हैं या खालाएं हैं या सारा कोई है, तो इसको आप कैसे? मैं आपको बताऊं, ऐसा होता है कि वो जो दुल्हन है वो बेचारी साइड पे हो जाती है। हाँ भाई, आप ही रेडी हो जाए, सारा मसला ये होता है ना। तो ये बड़ा एक ट्रेंड चल गया है। जितनी भी स्टाइलिस्ट आती है हमारे पास जी, वो ये बात कहती हैं कि हमें अब दुल्हन से ज़्यादा या दूल्हा के घर वाले जब आते हैं, यानी कि जो पार्टी मेकअप के लिए आते हैं, तो वो बताते हैं स्पेशली कि ये दूल्हा की बहनें हैं, ये अम्मी हैं, इनको आपने बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करना है कि वो दुल्हन से बिल्कुल कम ना लगे। तो ये थोड़ा ट्रेंड, इसको थोड़ा चेंज होना चाहिए ना, क्योंकि ब्राइड को ब्राइड लगना चाहिए। मेरे पास एक दफा एक ब्राइड है जिसकी अपनी बहन नाराज हो गई मुझसे, वो मुझे कह रही थी, इट वाज अ क्रिश्चियन वेडिंग, तो क्रिश्चियन ब्राइड थी, तो वो जो ब्राइड्समेड थी वो मुझे कहने लगी कि मुझे भी ऐसी ग्लिटर लगाओ। तो मैंने इसको कहा कि मेरा नहीं ख्याल है कि ये बेटा अच्छा लगेगा, क्योंकि द ब्राइड इज वेयरिंग इट, तो ऐसे आपका जो स्पेशल डे होगा उस पे आप जो मर्जी करना, बिकॉज देखिए जिसका स्पेशल डे उसका, उसको थोड़ा सा तो कुछ अलग से कर लेते ना, स्पेशल करने। नहीं जी ठीक है, मेरी बहन ब्राइड है, उसने जो कुछ किया है वो भी मैंने सारा कुछ आज अपनी आंखों पे लगाना है और मैंने भी ऐसी रेडी होके जाना है। फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा होता है, फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा होता है, तो नहीं हो रहा ना ये तो। सही, बिल्कुल। चले जी, हमारे साथ उज़मा भी बैठी हुई है। उज़मा, ये बताएं कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को कैसे देख रही हैं आप, और का इरादा है कि आप मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। पाकिस्तानी ड्रामास बहुत पसंद है। आजकल तो बहुत अच्छे प्लेस आ रहे हैं, और खास तौर पे वो 2-3 जो आजकल चल रहे हैं, कर्ज़े जहाँ हैं और इस तरह के 2-3 हैं, तो वो एक तो थोड़ा सा नया ट्रेंड भी लेकर आ रहे हैं कि वो मेन हीरोइन से हटके भी एक और स्टोरी को देख रहे हैं कि ओल्ड एज मैरिजेस भी दिखा रहे हैं। तो वो अच्छा एक ट्रेंड है कि आप अपनी सोसाइटी को कुछ अच्छा पैगाम दे रहे हैं और एक जरा सॉफ्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सॉफ्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो टैलेंट सामने आ रहा है वो भी बड़ा अच्छा टैलेंट सामने आ रहा है। लेकिन जो थिएटर के जो एक्टर और एक्ट्रेसेस होते हैं ना, वो बड़े कीन होते हैं इस बात में कि वो एक्टिंग की एक एक चीज़ जो है ना वो पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि यहाँ पर ये एक्सप्रेशन था और ये बनता था, लेकिन इसने ये एक्सप्रेशन जो है वो नहीं दिया। तो उस हवाले से आपको क्या लगता है, जब आप पाकिस्तानी ड्रामा देखती हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन सा एक्टर, कौन सी एक्ट्रेस वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत एक्टिंग के लिहाज से, बट होता है ना अपना फेवरेट कोई होता है कि नहीं ये जो है ना ये पूरा जस्टिफाई करता है अपना कैरेक्टर। नहीं, बहुत सारे एक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अब आपने देखा है थिएटर से पढ़ के जो आ रहे हैं, थिएटर पढ़ के लोग, वो भी बहुत इन हो रहे हैं, तो वो आपको मेन स्ट्रीम में नजर आने लग गए हैं अब, खास तौर पे वो कैरेक्टर एक्टिंग में है। बस कब फिर आप आ रही हैं, कब एंट्री दे रही हैं आप फिर ड्रामा इंडस्ट्री में, ये बताएं जरा। बस क्योंकि मेरा ज़्यादा ताल्लुक थिएटर डायरेक्शन से रहता है और लिखने पे और डायरेक्शन पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, तो मैं ज़रा एक्टिंग से थोड़ा दूर हूँ। मतलब मेरा ख्याल है अगर आप डायरेक्शन कर सकती हैं आप एक्टिंग भी कर सकती हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग। हाँ बिल्कुल, जो डायरेक्शन कर सकता है वो एक्टिंग भी कर सकता है। मैंने की है अभी लास्ट ईयर दिसंबर में हमने एक प्ले किया था जो इतने वालों के साथ हमारा था एक प्रोजेक्ट, उसमें एक्टिंग भी की थी, क्योंकि हमने जब पढ़ा है तो एक्टिंग तो की है। हाँ सही, बिल्कुल। चले जी, बहुत शुक्रिया। उज़मा हमारे शो पर आई और एनजी मार्शल हमारे शो पर आई, और एनजी ने तो आते ही रहना है क्योंकि एनजी से तो हम पूछते ही रहेंगे कि जी क्या ट्रेंड है। और अब क्योंकि वेडिंग सीजन भी है, तो बल्कि एनजी आपने जो है वो यहाँ पर आके एक ब्राइड भी बना के दिखानी है और बताना है कि जी ब्राइडल मेकअप कैसे होता है।